ये कहानी है मोरीन वर्ल्ड के यान सोयुन की, जो कि हेवेली डीमन के 5 डिसाइपल्स में से एक होता है। जब सोयुन को शैडोलेस थीव्स द्वारा चुराए गए खजाने को वापस लाने के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ पर तुम सच में मेरे भाई कहलाने के लायक हो। तुमने ब्रिगेड यूनिट को मार डाला और अब तुम लाशों के ढेर पर खड़े हो जैसे कोई राक्षस या घोस्ट। क्या कहा तुमने? राक्षस? मेरे भाई, तुम्हें मुझे कभी धोखा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उस धोखे की वजह से तुम मेरे अंदर की असली राक्षस को देखोगे। उन दोनों के बीच में होती है एक बहुत बड़ी जंग, जिसमें वो दोनों मारे जाते हैं, पर सुजुन को मिलता है एक और मौका। अब इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए तुम्हें पूरी वीडियो देखनी होगी, क्योंकि अगर तुम्हें एक ऐसा एमसी पसंद है जो कि बहुत ही ज्यादा मर्सीलेस और ओवरपावर्ड हो विद इन इसेकाई स्टोरी लाइन, तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सिसुआन का सीन, जहां पर स्माइली डेमन किंग सोच रहा होता है सूसियन ब्रिगेड की 3 यूनिट्स, डेमोनिक मास पैलेस के 4 एल्डर्स, इवन इसने जी जुनले को भी मार दिया, जिसे स्टील ब्लडेड डेमन लॉर्ड कहा जाता था। आखिर किस प्रकार का राक्षस है ये? वहीं स्माइली डेमन किंग के सामने होता है यान सोयुन, जो कहता है, क्या हुआ, कहीं तुमने घोस्ट या कुछ और तो नहीं देख लिया? यान सोचता है, मैं हूँ यान सोयुन, हेवेली डीमन द्वारा बनाए गए डेमोनिक सेट का 5वां डिसाइपल। ये उस दिन की बात है जब लाइट और डार्कनेस के बीच में जंग हुई। उस दिन शैडोलेस डिवाइन थीव ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से सब कुछ चुरा लिया, और जब उसका पता चला तो वो सिसुआन में मिला। इसीलिए डेमोनिक सेट ने अपने वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स को सिसुआन में भेजा, ताकि शैडोलेस डिवाइन थीव द्वारा चुराए गए ट्रेजर को वापस लिया जा सके। और इसीलिए उस टॉम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हेवेली डीमन ने सिसुआन में मुझे भी भेजा। हाउएवर, मैं चाहूं या ना, पर मुझे ये ऑर्डर मिला था जिसे मुझे कंप्लीट करना था। पर यहाँ पर आके मुझे धोखा मिला अपने ही सीनियर डिसाइपल से, स्माइल किलिंग डेमन लॉर्ड, हेवेली डीमन का सेकंड डिसाइपल। वहीं स्माइली डेमन सोचता है, इस पर यकीन करना काफी मुश्किल है कि ये अपने मार्शल आर्ट की कुशलता में काफी बेहतर है, क्योंकि अभी तक तो इसे मर जाना चाहिए था उस पॉइजन की वजह से, जो इसे डेडली सीक्रेट टॉक्सिन वाले मेन क्लैन ने दिया था। स्माइली डेमन कहता है, तुम्हारी काबिलियत देख के लगता है कि लोग जब कहते थे कि अगले डेमोनिक सेट का लीडर तुम्हें होना चाहिए, तो वो सही कहते थे। यान कहता है, मैंने तुमसे पहले ही बताया ना कि मुझे डेमोनिक सेट का लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। स्माइली डेमन कहता है, वेल, लोग तो ऐसा ही सोचते हैं। यान कहता है, क्या तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे डेमोनिक सेट का लीडर बनना चाहिए, सबसे यंगेस्ट डिसाइपल को? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अब ये सुनकर स्माइली किंग हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझे उकसा रहे हो ना? देख कर लगता है कि तुमने अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर दी है, इसलिए तुम जल्दबाजी कर रहे हो। ये बोलते ही स्माइली किंग यान पर हमला कर देता है और कहता है, कुछ समय पहले तुम मरने की कगार पर थे, और अब देखो तुम्हें अनंत काल तक दर्द होगा। इसके साथ ही उन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है, जो काफी समय तक चलती है, जिसमें यान क्लियरली हारते हुए दिख रहा था, क्योंकि पॉइजन उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ही कम इनर एनर्जी बची थी। स्माइली किंग कहता है, तुम हार क्यों नहीं मान लेते? यान कहता है, मेरा शरीर भले मेरा साथ ना दे रहा हो, पर मैं तुम्हें हैंडल कर सकता हूँ। स्माइली डेमन किंग कहता है, अब कोई जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे भिड़ूं। यान उसे उकसाते हुए कहता है, अब मुझसे ये मत कहना कि वो महान स्माइली डेमन किंग पीछे हट रहा है। पर तभी उसकी नजर पड़ती है पीछे, जहाँ उसे एक अलग ही ऑरा महसूस होता है, क्योंकि वहाँ से कुछ और लोग आ रहे थे। स्माइली डेमन किंग कहता है, वो लोग आ रहे हैं, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम सरेंडर कर दो। मैं तुम्हें उनसे आसान मौत दूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ा तो वो तुम्हें बहुत तड़पाएंगे। यान कहता है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो जब तुम्हें पता है कि मैं कितना सनकी हो सकता हूँ? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरा अकेले मरने का कोई इरादा नहीं है। स्माइली डेमन किंग कहता है, ये समय ऐसी बातों का नहीं है, क्योंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो। बट तभी यान के पास से एक डेमोनिक ऑरा रिलीज होने लगता है, जिस पर वो कहता है, क्या हुआ, तुम हैरान क्यों हो रहे हो? ये तो बहुत सी जाहिर सी बात है कि हम सब ने एक ना एक फॉरबिडन आर्ट को सीखा है। ये है फॉरबिडन आर्ट की एक अल्टीमेट स्किल, डेमोनिक आर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव पोटेंशियल। स्माइली डेमन किंग कहता है, नामुमकिन, क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि इसकी वजह से तुम कितनी दर्दनाक मौत मरोगे? यान कहता है, किसे पड़ी है, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, पर जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं अकेला तो बिल्कुल नहीं मरूंगा। मेरे पास आओ मेरे भाई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ताकत क्या होती है। इसके साथ ही यान काफी अग्रेसिवली अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए स्माइली किंग खुद के आसपास बैरियर बनाते जा रहा था। वो भी अटैक करता है, बट यान इन अटैक्स को डॉज नहीं करता, और तब उसे रियलाइज होता है कि यान सच में उसे अपने साथ मारना चाहता है। बट इससे पहले कि स्माइली डेमन कुछ और कर पाता, यान इनहैंस्ड एनर्जी के साथ उसके डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाके गिरता है। और जब वो काफी जख्मी होता है तो सोचता है, अगर इस तथ्य को देखा जाए तो ये एक फॉरबिडन आर्ट इस्तेमाल कर रहा है, पर अगर ये उसे इस्तेमाल नहीं करता, फिर भी इसकी ताकत
ताकत हम सबसे ज्यादा है। इवन इसे द 8 ग्रेट डेमन लॉर्ड्स में भी कंसीडर किया जा सकता है। नहीं, एक तरह से देखा जाए तो शायद इससे भी आगे। लगता नहीं कि मैं अब आगे और डॉज कर पाऊंगा। इसके साथ ही उनकी लड़ाई की वजह से वहाँ पर होता है एक ब्लास्ट। हम देखते हैं थोड़ी दूरी पर उन लोगों को जो यान को कैप्चर करने के लिए आ रहे थे, जिनमें से कहता है कैसी अविश्वसनीय ताकत है ये, कहीं ये डेमोनिक सेक्ट के लोग तो नहीं है, हमें और जल्दी करना होगा। वही यान और स्माइली डेमन के बीच हो रही फाइट में स्माइली डेमन काफी जख्मी होता है और इस वक्त वो दोनों अपनी मौत से लड़ रहे होते हैं, पर यान अकेला नहीं बना जाता, इसलिए वो स्माइली डेमन पर अटैक करता है। थोड़े समय बाद जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर यान और स्माइली डेमन के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो वो कहते हैं मुझे वो ताकत अब नहीं महसूस हो रही है, वहाँ देखो मुझे वहाँ कोई दिख रहा है। और जब उनकी नजर उनके सामने पड़ती है तो वो कहते हैं कहीं ये हिडन डेमन लॉर्ड यान सोयूं तो नहीं है, और उनके सामने ये लाश किसकी है। वैसे ये बताना तो काफी मुश्किल है क्योंकि पूरे शरीर पर काफी घाव है, पर उन उंगलियों में मौजूद उस रिंग को देखकर यही लगता है कि ये डेमोनिक सेक्ट का स्माइली किलिंग डेमन लॉर्ड है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि डेमोनिक सेक्ट में कुछ अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। बट तभी एक बंदा कहता है सर ये इंसान अभी भी सांस ले रहा है। वहीं पर यान सोचता है अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी मैंने अपनी जिंदगी अपनी इच्छा से नहीं जिया। वो कारण जिसकी वजह से मैं डेमोनिक सेक्ट में आया, वो कारण ये है कि मेरे माता पिता ने सिर्फ कुछ कॉइन्स के लिए मुझे बेच दिया। और जब 10 सालों तक मैं उस नर्क जैसे हिडन डेमन केव में कैद था, उस वक्त मैं सिर्फ लोगों को मारता ताकि मैं यहाँ से जिंदा निकल सकूं। और फिर एक दशक बाद मैंने लोगों को मारकर वहाँ से बाहर निकला, जहाँ पर मैंने सरवाइव करने के लिए कई चीजें देखी जिसमें धोखा भी शामिल था, और अंत में वो कुछ भी नहीं मिला जिसकी मुझे चाह थी। एक तरह से कहा जाए तो मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी ही नहीं पाया। किसको पता होगा कि मेरी मौत मेरे ही भाइयों द्वारा दिए गए धोखे की वजह से हुई। कैसी बेकार जिंदगी थी मेरी। वहीं पर वो मोंक कहता है क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, पर यान कुछ नहीं बोलता, जिस पर मोंक प्रेयर्स करते हुए कहता है अमिताभा मौत के बाद शायद तुम निर्वाणा में पहुंच सको। एंड देन वो प्रेयर करता रहता है। वहीं पर यान सोचता है आखिरी इच्छा, अगर आखिरी इच्छा की बात की जाए तो अगर मुझे कोई दूसरी जिंदगी मिलती है तो मैं बस यही चाहूंगा कि मैं उसे अपनी इच्छा से जीऊं। इसके साथ ही यान की आंखें बंद हो जाती हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे कई आवाजें सुनाई दे रही थी, जहाँ कोई कहता है ये अभी भी रो रहा है, कहीं से कोई बुरा सपना तो नहीं आया, क्या हमें इसे पहले जगाना चाहिए। यान सोचता है मुझे पूरा यकीन है कि मैं मर गया था, कहीं ये ग्रिम रीपर्स तो नहीं है। हाँ ये वही है, तो इसका मतलब मैं मारा जा चुका हूँ। पर तभी उसे आवाज आती है ये चूजा उठ क्यों नहीं रहा। इसके साथ ही कोई उसे मारने लगता है। यान कहता है मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा मुझे दर्द हो रहा है। और जब यान अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने वही बंदा होता है जिसने उसे खरीदा था। यान सोचता है ये वही है जिसने मुझे हिडन डेमन केव में फेंका था, पर मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इसे मार डाला था। वही वो बंदा कहता है हे बच्चे अगर आगे कुछ बोला तो मैं तेरी जुबान काट लूंगा। यान सोचता है बच्चा, और कहता है आखिर तुम बच्चा किसे बोल रहे हो। पर जब उसकी नजर उस ब्लेड पर जाती है तो वो देखता है कि वो सच में एक बच्चा ही बन चुका है। यान सोचता है आखिर मैं बच्चे की तरह क्यों दिख रहा हूँ, मैं तो मारा जा चुका था ना, तो मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है और ये एहसास कैसा है। वही वो बंदा कहता है जब मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ तो मेरी तरफ देख। और इसके साथ ही वो यान को पीटने लगता है और कहता है वैसे भी तू हिडन डेमन केव में मारा ही जाने वाला है, तो क्यों ना मैं तुझे यहीं पर मार दूं। बट तभी एक और बंदा उसे पकड़ लेता है और कहता है बस बहुत हुआ, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे प्रोडक्ट को चोट पहुंचाओ। यान सोचता है मुझे पता है कि ये वही कमीना है जिसने 20 साल पहले मुझे हिडन डेमन केव में भेजा था। और 1 मिनट, मुझे अभी भी ये पता है कि ये वही जगह है जहाँ पर मैं रुका हुआ था जब मैं डेमोनिक सेट में नहीं गया। सिर्फ ये जगह ही नहीं बल्कि ये बंदा, ये सब सेम है। क्या ये पॉसिबल भी है, कहीं मैं समय में वापस तो नहीं आ गया। थोड़े समय बाद वो 4 लोग वहाँ पर कुछ पी खा रहे होते हैं। वही यान सोचता है क्या ये मुमकिन भी है कि कोई समय में वापस आ सकता है, कहीं ऐसा सिर्फ इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि उस मॉन्क ने मेरे लिए प्रार्थना की थी। वहीं पर एक बंदा कहता है मैंने सुना है कि वुलियन अलायंस के कुछ एल्डर्स यहाँ पर हैं और इससे पहले कि वो हमारा पता लगाएं हमें यहाँ से निकलना होगा, वो भी बिना किसी देरी के। वही एक बंदा कहता है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो आलसी हमारे पीछे आने वाले हैं। वही एक और बंदा कहता है प्रोबेबली वो लोग अपने सबऑर्डिनेट्स को भेजेंगे क्योंकि वो तो जाहिर सी बातें नहीं आएंगे, वो लोग बस वहाँ पर बैठे रहेंगे और अपने वुलियन अलायंस की ताकत बढ़ाने पर फोकस करेंगे। और क्या ही कर सकते हैं वो। बट अगर सच में वुलियन अलायंस के एल्डर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं तो हम मारे जा सकते हैं। वही एक और बंदा कहता है मुझे बताया गया है कि रिवर सोर्ड 40 साल का होने के बावजूद भी एक एल्डर बन चुका है, जबकि वो किसी 9 ग्रेड सेक्ट या फिर 5 ग्रेड क्लैंस में से भी नहीं है। तो इसका मतलब मेरे भी चांसेस है अगर मैं वुलियन अलायंस को ज्वाइन कर सकता हूँ तो मुझे वो सब मिलेगा जिसकी मुझे चाह है। वही एक बंदा जाता है यान के पास और उसे उठा के सेक्ट में वापस जाने लगता है। वही यान सोचता है नहीं, अगर ये लोग मुझे लेकर गए तो मुझे अगेन
हिडन डेमन केव में ही फेंक दिया जाएगा, जो कि डेमोनिक सेक्ट का ट्रेनिंग हॉल है। सब कहते हैं कि वहाँ पर हर कोई अपने टैलेंट को और भी उभारता है, पर वास्तविकता में वो पृथ्वी पर मौजूद एक नर्क है जहाँ पर धोखा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और बेरहमी सब कुछ मौजूद है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों की जान हमेशा खतरे में रहती है, इसीलिए खुद को सरवाइव कराने के लिए उन्हें हर चीज करना पड़ता है। सिर्फ थोड़ी ताकत और अच्छा स्कोर करने से वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते। भले ही अपनी पिछली जिंदगी में मैं वहाँ से जिंदा वापस आया था, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि इस बार भी मैं ऐसा कर पाऊंगा। और इसके बाद भी अगर मैं वहाँ पर चला जाता हूँ तो दशकों तक मैं सूरज की एक किरण के लिए तरस जाऊंगा। वही वो बंदा कहता है, मैं इसे कैरेज में लेकर जा रहा हूँ, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ और अपने सामान पैक कर लो। पर तभी वहाँ पर कुछ मार्शल आर्टिस्ट लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर यान सोचता है, हाँ ये पिछली बार भी हुआ था, मैं ये भूल कैसे सकता हूँ। वही वो बंदा कहता है, क्या तुम तो वही लूजर हो ना जो कुछ दिन पहले आए थे। जब हमने इन पर रहम दिखाया था तो इन्हें घर चला जाना चाहिए था। कहीं तुम्हारी इस हिम्मत की वजह से वान ज़ेंग क्लैन को शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। वही एक बंदा कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि लोग इतने बेवकूफ हैं कि यहाँ पर आके हमें धमकी दे, जबकि इन्हें हमसे भीख मांगनी चाहिए, वो भी मौत की। वेल, अगर तुम मरना चाहती हो तो हम इसे जल्द ही खत्म करेंगे। इसके साथ ही वो लोग हमला कर देते हैं और वहाँ पर एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। वही उनका लीडर कहता है, ओए ओए ओए, उन लड़कियों को छोड़ देना, मुझे वो जिंदा चाहिए। यान सोचता है, अगर मैं सही से याद करूं तो शायद यही मेरा मौका है। तभी एक लड़की सीधे उस लीडर पर अटैक कर देती है, जिसे वो लीडर डॉज तो कर जाता है और कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं था, पर इतने आम से हमले में कौन ही मरेगा। बट इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, यान उसे रखता है घुमा के और उसके पास से मौजूद बोतल लेकर भागने लगता है। भागते हुए वो काफी दूर तक आ जाता है और सोचता है, मेरा स्टेमिना काफी लो है क्योंकि मैंने इस शरीर में रहकर अभी तक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं की है। बट तभी उसका पीछा करते हुए लोग आने लगते हैं। यान सोचता है, मुझे जल्द ही उसे ढूंढना होगा, उसे यहीं आस पास होना चाहिए। हाँ ये रहा। थोड़े समय बाद यान जब भाग रहा होता है तो वो लीडर उसका पीछा करते जा रहा था, बट तभी यान एक पत्थर में लड़ जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं जमीन पर गिर जाता है और इन सब में वो दोबारा पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद वो बंदा उसे वहीं पर वापस लेकर आता है और उसे पीटते हुए कहता है, अगर तू दोबारा भागा तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हे तुम सभी इसे बांध डालो ताकि ये दोबारा भाग न सके, इसकी वजह से मेरी काफी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है। जस्ट इसके बाद वो बंदा उस बोतल को ओपन करता है और उसमें से पीने लगता है। वो बाकी सबको भी ये ऑफर करता है और क्योंकि उस बोतल में वाइन होती है इसलिए कोई मना भी नहीं करता और थोड़े समय बाद वो सब थोड़ा थोड़ा करके वो वाइन पी लेते हैं। वो लीडर कहता है, चलो बहुत हो गया, अगर तुम लोगों ने अब पी लिया है तो अब काम पर लगो। बट तभी उसकी नजर जब पड़ती है तो वो देखता है हर किसी के मुंह से खून निकल रहा है। वही वो लीडर के मुंह से भी खून निकलने लगता है और वो सोचता है, जहर, आखिर हमें जहर कब दिया गया, जल्दी करो, तुम सब अपनी एनर्जी कंट्रोल को यूज करो। बट तभी यान कहता है, सच में जहर एक बहुत ही बेहतर तरीका है अपने से ताकतवर को मारने के लिए, पर क्योंकि अब मैं तुम्हें दूसरी बार मारने वाला हूँ तो मैं तुम पर रहम दिखाऊंगा। हम देखते हैं 30 मिनट पहले का सीन, जहाँ यान कुछ ढूंढते हुए सोचता है, वो तरीका जिसकी वजह से मैं हिडन डेमन केव में सरवाइव कर पाया था वो यही था कि मैंने जहरीली जड़ी बूटियों के बारे में काफी कुछ सीखा था। वैसे तो मैं मेन क्लैन और पॉइजन वैली के पॉइजन मास्टर्स के बराबर नहीं हूँ, पर मेरे पास इतना तो ज्ञान है कि मैं एक एवरेज फिजिशियन से बेहतर पॉइजन बना सकता हूँ। थोड़े समय बाद जब यान उस पॉइजन को बना लेता है तो वो उस पूरे पॉइजन को उसी बोतल में भर देता है और हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर वो एक स्वॉर्ड से एक बंदे की गर्दन काट रहा होता है और एक एक करके वो उन सभी को मार डालता है। पर क्योंकि उसका स्टेमिना काफी लो हो चुका था इसलिए वो थक कर जमीन पर बैठते हुए सोचता है, अब मुझे उस नर्क जैसे हिडन डेमन केव में जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा कहाँ पर? स्माइल किलिंग डेमन लॉर्ड, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मुझे उम्मीद है कि वो भी अभी जिंदा ही होगा। तो क्या मुझे बदला लेने के लिए दोबारा डेमोनिक सेक्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए? पर मेरा डेमोनिक सेक्ट में जाने का कोई भी इरादा नहीं। मैं अपनी पिछली जिंदगी की गलतियों को दोहराना नहीं चाहता और मैं अपने मार्शल वॉरियर वाले रास्ते को भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि बिना ताकत के लोग मुझे हमेशा दबाते जाएंगे। और मेरा कोई वांडरिंग मास्टर बनने का भी इरादा नहीं है, क्योंकि उनके पास ना ही पैसा होता है, ना ही इन्फ्लुएंस और ना ही ज्यादा पहचान, और ना ही मेरी इच्छा यह है कि मैं वुलिन अलायंस का हेड बनूं या कोई सेक्ट ग्रैंड मास्टर, क्योंकि उनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती हैं। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं मार्शल आर्ट को भी अचीव कर सकूं, मुझे अथॉरिटी भी मिले और साथ में ही पैसा और रुतबा भी? डैम इट, लगता है यहाँ पर तो कोई ऐसी चीज अस्तित्व में है ही नहीं। पर एक मिनट, यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन तो है जिसमें जिम्मेदारियां भी बहुत कम होती है, उसमें तुम्हारी ताकत से भी कोई मतलब नहीं है एंड तुम्हें सम्मान भी बहुत मिलता है। हाँ, द वुलिन अलायंस के ऑनरेरी एल्डर। अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी की बात करूं तो उसमें वो एल्डर्स बहुत ही करप्ट थे। वो हमेशा
अपने अलायंस की पावर को अपने दिलचस्पी के अकॉर्डिंग बांटा करते थे और साथ ही में वो एक बहुत ही लग्जूरियस जिंदगी भी जीते थे। उन्होंने कभी भी बैटलफील्ड में कदम नहीं रखा। इन अदर वर्ड्स वो सब ओल्ड मॉन्स्टर्स थे। डेमोनिक सेट के मेंबर्स हमेशा उन पर हंसते थे और उनसे जलते भी थे, पर वहीं पर मैं हमेशा किसी न किसी तरह से उन्हें अपना दुश्मन बना लेता था। खैर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि 9 ग्रेट सेक्ट्स और 5 ग्रेट क्लैंस में से नहीं है, उसके लिए वुलिन अलायंस में एक एल्डर बनना काफी चैलेंजिंग होगा। पर अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरीज का इस्तेमाल कर सकूं तो शायद ये मुमकिन है। हाउएवर, इस वक्त मैं बस एक ऐसा बच्चा हूं जिसके पास कोई ताकत नहीं है, तो मुझे उस पोजीशन को पाने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए ताकि मैं अपने प्लान को एक और स्टेप आगे ले जाऊं और अपने स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करूं। यान ये सब कुछ खुद से ही सोच रहा होता है। वहीं पर एक लड़की कहती है, कृपया हमारी मदद करो, हमारी लेडी को क्लैन तक पहुंचा दो। यान जब उनके पास आता है तो वो उनके पास एक सिंबल देखता है और वो पहचान जाता है कि ये वन जैंग क्लैन से है। इसीलिए वो सोचता है, इससे पहले तो मैंने इनके बारे में नहीं सुना, पर अगर ये उस क्लैन की लेडी है तो ये मेरी लाइफ लाइन बन सकती है। थोड़े समय बाद हम देखते हैं यान और वो दोनों लड़कियां वन जैंग क्लैन के पास पहुंच चुकी होती हैं। जब यान अंदर पहुंचता है तो वहां पर मौजूद होता है वन जैंग क्लैन का लीडर साओ ताइजुन, जो कहता है तो उन्होंने ये स्वीकारा कि वो डेमोनिक सेक्ट से बिलोंग करते थे। यान कहता है, यस माय लॉर्ड, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही कहा। ताइजुन कहता है, डेमोनिक सेक्ट ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर यकीन नहीं कर रहा, पर सच देखा जाए तो मेरे पास अभी उतने सबूत नहीं है। यान कहता है, मैं बस आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने सुना, मेरे पास इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं है, और क्योंकि उनके लाशें अभी भी वहीं पर हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप जाएं और उन्हें इन्वेस्टिगेट करें। ताइजुन कहता है, चलो ठीक है, फिर ये वांजियन ब्रिगेड संभाल लेंगे। वहीं पर वो लड़की जो कि लीडर की बेटी होती है, जिसका नाम है साओ यांगसी, वो कहती है, माय लॉर्ड प्लीज इसे मुझे संभालने दीजिए। ताइजुन कहता है, बस बहुत हो गया, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने उन डेमोनिक सेक्ट वालों को हमारे 10 सोल्जर्स मारने दिए, और इवन तुम्हें बचाया भी तो एक बच्चे ने, तो इसीलिए थोड़ा समय लो और खुद को परखो जब तक ये मुद्दा खत्म नहीं हो जाता। यांगसी कहती है, यस माय लॉर्ड। ताइजुन कहता है, अच्छा तुमने कहा था ना तुम्हें किडनैप किया गया है, तो क्या तुम ऐसी कोई जगह जानते हो जहाँ तुम वापस जा सकते हो? यान कहता है, दुर्भाग्यवश नहीं मेरे लॉर्ड, मुझे मेरे पेरेंट्स ने बेच दिया था, तो इसलिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। ताइजुन कहता है, तुम अभी भी इतने जवान हो, पर देखा जाए तो तुम काफी वेल मैनर्ड और इंटेलिजेंट हो। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर वांग, इस बच्चे को रहने के लिए एक जगह दो और इसका अच्छे से ध्यान रखना। मुझे लगता है कि यही बेहतर होगा कि ये आपके अंडर काम करे और आपके काम को सीखे। वांग कहता है, ठीक है मेरे लॉर्ड। थोड़े समय बाद वांग यान को एक जगह पर लेकर आता है और कहता है, ये वही जगह है जहाँ पर तुम रुकोगे, तो जाओ आज आराम करो। यान अंदर जाते हुए सोचता है, देखकर लगता है कि मेरी जो इसेंशियल नीड्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं और अब समय आ चुका है कि मैं वुलिन अलायंस का एल्डर बनने की तैयारी करना शुरू कर दूं। और क्योंकि मैं 9 ग्रेट सेक्ट और 5 ग्रेट क्लैंस में से नहीं हूँ, तो मुझे खुद को साबित करना होगा अचीवमेंट्स और एक अच्छी रेपुटेशन के साथ, और इन सब की फाउंडेशन होगी ऑफ कोर्स मेरी पावरफुल मार्शल आर्ट्स। तो अगर मेरी पिछली जिंदगी की बात की जाए तो मैं पिछली जिंदगी में हेवेली डीमन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल था। तुम बस मुझे उसी लेवल पर पहुंचना है। एक बार मैं वहां पर पहुंच जाऊं तो मैं इतना काबिल हो जाऊंगा कि मैं वुलिन अलायंस का एल्डर बन सकूं। तो चलो समय आ चुका है अपने इनर एनर्जी को ट्रेन करने का। यान जब खुद को ट्रेन करना स्टार्ट करता है तो वो काफी हैरान होता है, क्योंकि उसने जो सीखा था वो था डेमोनिक मार्शल आर्ट्स, इसीलिए उसे अपने अंदर कोई भी एनर्जी फील ही नहीं होती। वान जैंग क्लैन की लाइब्रेरी, जहाँ पर यान सोचता है, मुझे यहाँ पर आए 2 दिन हो चुके हैं, मैंने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर वांग के अंडर काम करना सीखना स्टार्ट कर दिया है। बट तभी वहाँ पर वांग पहुंच जाता है और कहता है, ओए ज्यादा आसमान में मत उड़ना, समझे? वो कारण जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट रख रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि क्लैन के हेड ने खुद मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँ, पर अगर मेरा असिस्टेंट होते हुए तुम उन कामों को नहीं कर पाए तो मैं तुमसे ये पोजीशन छीन लूंगा। चलो तो फिर मैं जा रहा हूँ, एक बार काम हो जाए तो तुम भी वहीं पर चले जाना जहाँ पर रहते हो। यान कहता है, मेरा एक सवाल है सर, मेरा मेहनताना कितना हुआ है? अब ये सुनकर वांग बहुत ही जोरों से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी बेहतर है। बट जब वो एक बार देखता है यान को तो वो समझ जाता है कि यान सीरियस है, इसीलिए वो कहता है, मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें ऑफिशियल पोजीशन दिया जाए है ना, तो इसीलिए तुम्हारा मेहनताना डिस्कस करने का अभी सही समय नहीं है। बट अगर तुम अपने काम को सही से करते हो तो मैं तुम्हें अपनी सैलरी से पे करूंगा। यान कहता है, ठीक है सर, आपका दिन अच्छा जाए। इसके साथ ही वांग वहां से चला जाता है। यान सोचता है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी यहाँ पर बिताऊं, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं ताकतवर बन के रहूंगा। मुझे तो बस एक जगह चाहिए थी जहाँ पर मैं ताकतवर बन सकूं, और इस वक्त सबसे जरूरी है मेरी मेडिटेशन टेक्निक्स, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने डेमोनिक मार्शल आर्ट सीखी हो वो कभी भी वुलिन अलायंस का एल्डर नहीं बन सकता। इसीलिए मुझे एक मेडिटेशन टेक्निक चाहिए जो कि हेवीली डेमन आर्ट ऑफ द मेडिटेशन जितने ही डिस्ट्रक्टिव हो, जिसे मेरी पिछली जिंदगी में मेरे सेक्ट लीडर ने सिखाया था, ताकि मैं अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकूं। पर क्या वुलिन के इस रास्ते पर कोई ऐसी
की मेडिटेशन टेक्निक है भी। ऑफ कोर्स मैं इसे भूल कैसे सकता हूँ। वो 10 एब्सोल्यूट मास्टर्स जिन्हें सभी लोग 10 हेवनली एम्परर्स के नाम से जानते थे, उनमें एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सिर्फ अपने फिस्ट के दम पर डेमोनिक सेक्ट के मास्टर्स को मार डाला था, जिसे कहा जाता था द किंग ऑफ फिस्ट, जिसकी सराहना खुद हेवनली डीमन तक करते थे। उसकी मेडिटेशन टेक्निक इतनी डिस्ट्रक्टिव थी कि वो हेवनली डीमन आर्ट ऑफ मेडिटेशन को भी टक्कर दे सकती थी। डिवाइन आर्ट ऑफ व्हाइट लाइटनिंग, यही एक ऐसी टेक्निक है जो कि हेवनली डीमन आर्ट ऑफ मेडिटेशन को टक्कर दे सकती है या उसकी जगह ले सकती है। इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो मुझे कैसे भी करके किंग ऑफ फिस्ट का डिसाइबल बनना होगा ताकि मैं व्हाइट लाइटनिंग के डिवाइन आर्ट को सीख सकूं और उस लेवल पर पहुंच सकूं जिस पर मैं अपनी पिछली जिंदगी में था। पर असली समस्या तो ये है कि किंग ऑफ फिस्ट के बारे में मेरी पिछली जिंदगी में भी मैं कुछ नहीं जानता था। तो इसीलिए मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे या वो कहाँ पर हैं। बस मैं इतना जानता हूँ कि आज से 5 साल बाद वो सिसवान में पहली बार देखा जाएगा। यान काफी समय से खुद को बारिश में ही ट्रेन कर रहा होता है और तभी उसे एक लाइटनिंग की स्ट्राइक फील होती है जिस पर वो सोचता है चलो फिर इन 5 सालों में मैं वो करता हूँ जो करना मेडिटेशन टेक्निक सीखने के लिए जरूरी है। 5 साल बाद मैं तुमसे मिलता हूँ किंग ऑफ फिस्ट। इसके बाद 2 साल का टाइम स्किप आता है और हम देखते हैं 2 साल बाद यान को, जो इस वक्त खाए जा रहा होता है और सोचता है इन पिछले 2 सालों में मैंने समझाए मेडिटेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी इनर एनर्जी को एक्यूमुलेट करना सीख लिया है। इसकी एफिशिएंसी इतनी लो है कि मेरी इनर एनर्जी का साइज बहुत छोटा है, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे इसे तब तक करना रहना होगा जब तक मैं किंग ऑफ फिश की मेडिटेशन टेक्निक ना सीख जाऊँ। वही एक बंदा कहता है ए बच्चे, क्या तुम्हें किसी हंगरी घोस्ट ने पजेस कर लिया है क्या? खाना खाना बंद करो और पीछे के दरवाजे से मेरे साथ चलो। यान कहता है मैं ऐसा नहीं करने वाला। वो बंदा कहता है कि क्या कहा तुमने? मैं सर्वेंट्स का हेड हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। यान कहता है जब मैं खाना खा लूंगा उसके बाद हम बात करेंगे। जिस पर वो हेड काफी भड़क जाता है और कहता है तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर वांग और लेडी यांगसी ये दोनों तुम्हारे ऊपर फेवर कर रही हैं। पर तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ आओ अगर तुम जमीन पर कीड़े की तरह रेंगना नहीं चाहते। यान सोचता है क्या ये लोग मुझे दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर बॉस कौन है? आई गेस वो कारण जिसकी वजह से ये लोग मुझ पर अभी तक हमला नहीं कर पाए वो ये है क्योंकि मुझे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर वांग और लेडी यांगसी द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। पर लगता है कि अब ये लोग मुझे निचली नजर से देख रहे हैं क्योंकि मैं अभी भी सर्वेंट वाली पोजीशन पर ही हूँ और ये प्राकृतिक भी है कि ये लोग मुझसे जलेंगे ही क्योंकि मेरे पास मुझे एक यहाँ पर घर भी मिल रहा है और इवन मेरा मेहनताना भी ज्यादा है। इसलिए यान कहता है चलो फिर चलते हैं। और जब वो लोग बाहर आते हैं तो यान कहता है तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? वही एक बंदा कहता है तुम्हारे जैसे एक अनाथ को मुझे कुछ मैनर्स तो सिखाने चाहिए थे, बट देख कर लगता है कि शायद मैंने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया, तो इसीलिए मैं सीधे सीधे कहता हूँ हमारे अंडर काम करना स्टार्ट कर दो। बट तभी यान उसे एक पंच रखता है जिसकी वजह से वो बंदा काफी दूर जाके गिरता है, जिस पर यान कहता है तुम लोगों ने पहले ही मेरे प्रेशियस मील टाइम को खराब कर दिया है, तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे इक्वल लेवल का हर जाना मिलेगा। यान सोचता है भले ही मैंने इन लोगों को उकसाया पर इस वक्त मैं एक बच्चे के शरीर में हूँ, इसीलिए मैं बिना किसी स्ट्रेटजी के इनसे लड़ नहीं सकता। इसलिए यान एक एक करके सभी से लड़ता है एंड देन वो घोस्ट स्टेप करते हुए तीसरे बंदे को भी डिफीट कर देता है। यान सबको पीटे जा रहा था इसलिए एक बंदा कहता है चलो साथ में हमला करते हैं, आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? वो बस एक छोटा सा चूजा है। इधर यान सबको ठिकाने लगा देता है और सोचता है अब सिर्फ 3 ही लोग बचे हैं जिनमें से एक वो भी है जो कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता है। इस वक्त मेरी इनर एनर्जी काफी लो है इसलिए मुझे इनके हेड पर एम करना होगा। यान कहता है तुम सर्वेंट्स के हेड हो ना, कब तक तुम कोशिश करते रहोगे अपने लोगों के पीछे छुपने की? सामने आओ। अब ये सुनते ही वो हेड काफी भड़क जाता है और सीधे यान पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से यान काफी दूर जाता है। यान को जो चोट लगी होती है वहाँ से उसके ब्लीडिंग होने लगती है, इसलिए वो सोचता है इसने बस मुश्किल से मुझे टच किया और मेरे नाक से खून निकल रहा है, अगर ये मुझे डायरेक्ट हिट करेगा तो शायद ये मेरे लिए काफी खतरनाक होगा। और क्योंकि ये मार्शल आर्ट भी जानता है तो इसीलिए इसे हराना काफी ट्रिकी होने वाला है। बट द थिंग इज कि इसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। यान सीधे उस बंदे पर अटैक करता है और उसे एक ही पंच में काफी दूर फेंकते हुए सबसे कहता है क्या तुम दोनों भी मुझसे लड़ने की कोशिश करने वाले हो? अब ये सुनते ही वो दोनों यान से माफी मांगने लगते हैं। वही हम देखते हैं कि कोई था जो यान पर नजर बनाए हुए। थोड़े समय बाद यान अपने रूम में आता है और सोचता है मेरी इनर एनर्जी काफी खत्म हो चुकी है और अगर वो दोनों मुझ पर हमला करते तो मैं खतरे में भी आ जाता। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे पास इनफ इनर एनर्जी नहीं है। मैं इस समस्या को सोल्व कर सकता अगर मेरे पास एलेक्सियर होता। बट तभी कोई डोर पर आता है और जब यान गेट को ओपन करता है तो वो पूछता है बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? और तब हम वहाँ पर देखते हैं लियू साहुआ को जो कि यांगसी की बॉडीगार्ड है और साथ में ही यांगसी कहती है मैंने सुना है कि तुम चीफ एडमिनिस्ट्रेटर वांग के पास काफी काम करते हो। यान
कहता है वो बस सिंपल पेपर वर्क है, मैं ज्यादा कुछ नहीं करता। और ऐसी अगर बात है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि इतनी रात में तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? यांगसी कहती है मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे लिए काम करोगी? मैंने आज सर्वेंट से फाइट करते हुए तुम्हें देखा और तुम काफी बेहतर लड़ते हो। यान कहता है मैंने बस छोटी मोटी ट्रिक सीख ली है, और क्या मैं जान सकता हूँ क्या आखिरकार मुझसे काम क्या करवाना चाहती है आप? यांगसी कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम एक ऐसा फैक्शन बनाओ जो मुझे सपोर्ट करे, एक ऐसा फैक्शन जो इतना ताकतवर हो कि मेरे बाकी की सिबलिंग्स कभी भी मेरी डिसरिस्पेक्ट ना कर पाए। और क्योंकि तुम मेरी वजह से यहाँ पर हो तो मैं तुमसे इतना तो मांग ही सकती हूँ। यान कहता है ऑफ कोर्स माय लेडी। वह यांगसी कहती है ठीक है फिर मैं ये वादा करती हूँ कि इस निर्णय पर कभी तुम्हें पछतावा नहीं होगा। अगर मैं क्लैन की हेड बनती हूँ तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, वो जिसकी तुम्हें चाह है। यांगसी जाते हुए कहती है ठीक है हम जा रहे हैं, पर एक चीज और कि आज यहाँ पर जो बातें हुई है ये किसी को बताना मत, खास करके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर वांग को। यान कहता है जैसा आप कहें माय लेडी। थोड़े समय बाद हम देखते हैं यान को सीधे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के पास। यान कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि लेडी यांगसी इस वक्त क्लैन के हेड की पोजीशन के लिए कम्पीट कर रही है। वांग कहता है और तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? आफ्टर ऑल मैं हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी यान कहता है मैंने पूरे 2 साल आपके असिस्टेंट में गुजारे हैं, क्या आपको लगता है कि मैं ये नोटिस नहीं कर पाऊंगा कि आप यंग मास्टर को सपोर्ट करते हैं? वांग कहता है ओके मतलब तुम्हें पता है, तो बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम एक डबल एजेंट बनना चाहते हो? यान कहता है वेल जब तक मेरा फायदा होगा मैं कुछ भी करूंगा। वांग कहता है तुम ऐसे खतरनाक स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे रहे हो जैसे तुम्हारे लिए वो कुछ भी नहीं है। जिस पर यान सोचता है वो मैं था जिसने 2 साल पहले उन दोनों को रेस्क्यू किया, और उन दोनों ने मुझे थैंक्स बोलना तक जरूरी नहीं समझा, और अब जब उन्हें मेरी ही मदद चाहिए तो वो बिना मतलब बिना किसी काम के और बिना मेरे ऊपर कोई एहसान किए मेरी मदद मांगने आ गए। उसके जैसे लोग मेरा हमेशा फायदा उठाते हैं, इसलिए मुझे कैसे भी करके उनसे पीछा छुड़वाना होगा। इस वक्त एक पॉन होने से बेहतर यही होगा कि मैं वो मांग लूं जो मुझे चाहिए। इसीलिए यान कहता है तो चलो यही बात है, मैं ये रिस्क नहीं लेता अगर मुझे इससे फायदा नहीं होता। वांग उसे पूछता है कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए, जिस पर यान उसे बताता है कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं बस कुछ मेडिकल हर्ब्स चाहिए। वांग उसे पूछता है क्या तुम इस पर श्योर हो, मतलब सच में तुम्हें यही चाहिए ना? यान कहता है यस सर मुझे यही चाहिए। वांग कहता है ठीक है फिर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ये तो अरेंज कर ही दूंगा। उस दिन के बाद यान यांगसी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर वांग के बीच एक डबल एजेंट का काम करने लगता है, जिसके कंपनसेशन में उसे कई सारे हाई क्वालिटी के मेडिकल हर्ब्स मिलते हैं, जिसकी वजह से वो उनका एलिक्सर बनाता है और अपने इनर एनर्जी को ताकतवर कर देता है। बाकी का समय वो अपने फिजिकल ट्रेनिंग में लगाता है और अपने सीक्वेंशियल फॉर्म्स को सीखता रहता है। और ये सब करते करते 3 साल और बीत जाते हैं, जहाँ अंत में क्लैन हेड के बैटल में यांसी को बाहर निकाल दिया जाता है और उसे एक अरेंज मैरिज के लिए राजी कर लिया जाता है। और अगर बात की जाए लियो की तो हम देखते हैं 3 साल बाद यान और लियो एक जगह पर बैठे हुए होते हैं, जहाँ यान कहता है कि अगर यांगसी क्लैन हेड बनने में फेल हो जाती हैं तब तुम क्या करोगी? यांगसी कहती है क्योंकि मैं उनकी सबॉर्डिनेट हूँ तो मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहूं। यान उससे कहता है क्यों ना तुम वुलिन अलायंस ज्वाइन करने के लिए कुछ मतलब सोचो। लियो कहती है वुलिन अलायंस ये तो बस एक सपना है। और वहीं पर यान सोचता है कैसा रहेगा मैं इस वक्त जो कर रहा हूँ वो भविष्य में मेरे काम आए, क्योंकि जब मैं वुलिन अलायंस में भविष्य में ज्वाइन हो जाऊंगा तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, जिससे मैं वाकिफ हूँ। इसके साथ ही यान को नहीं पता कि उसने लियो से जो उस दिन बातें की ये सब उसी की वजह से हुआ या किसी और कारण से, पर उस दिन के बाद लियो ने यांगसी को फॉलो करना बंद कर दिया और वो वन ज़ेंग क्लैन को छोड़कर चली गई। यान जो इन 5 सालों में अब काफी बड़ा हो चुका है वो सोचता है वन ज़ेंग क्लैन में आए हुए मुझे ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं, मैं यहाँ पर जो तैयारियां कर सकता था मैंने कर ली है, तो अब समय आ चुका है यहाँ से जाने का। पर तभी वहाँ पर हम देखते हैं वांग को जो कहता है इसके बारे में तो सोचना भी मत, मेरा प्लान है कि मैं तुम्हें अपना सक्सेसर बनाऊंगा, मेरा यही शुरू से प्लान है, इसीलिए मैं तुम्हें वो वेतन दे रहा था और मैंने तुम्हें हर्ब्स भी दिए जिनकी तुम्हें जरूरत थी, तो बताओ तुम आखिरकार यहाँ से जाना ही क्यों चाहते हो? यहाँ सोचता है ये इस वक्त एक बूढ़े लोमड़ी की तरह बर्ताव कर रहे हैं, मैंने तो बस वही किया और वही मांगा जो मैं डिजर्व करता था और ये उसे एक फेवर का रूप दे रहे हैं। और वांग कहता है तुम्हारी वजह से यंग मास्टर रोज आज क्लैन के हेड है, इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारा भविष्य काफी उज्जवल है, तो बताओ क्या और भी कुछ है जिसकी तुम्हें चाह है, बताओ मैं तुम्हें वो दूंगा। यान कहता है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरा तो बस प्लान है कि मैं एक मार्शल वॉरियर बनूंगा। वांग कहता है वो डूड आराम से, मार्शल वॉरियर, लगता है तुमने 1-2 टेक्निक सीख ली तो तुम्हें लगता है कि तुम एक मार्शल वॉरियर बन सकते हो, तुम्हारी स्किल्स के अकॉर्डिंग तो इसका चांस ही नहीं बनता। यान सोचता है मैं सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से खत्म करना चाहता था हमारा ये रिश्ता, पर लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए वो कहता है सर कैसा रहेगा कि हम एक शर्त लगाएं, आप एक स्पार अरेंज कराइए मेरे अपोनेंट के साथ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, अगर मैं हारता हूँ
तो मैं वही करूंगा जो आपकी इच्छा है। जब इस बार यानी कि ड्यूल के लिए वो लोग रेडी होते हैं तो थोड़े समय बाद यान सोचता है मैंने उस वक्त बोल तो दिया था, पर ये इंसान जिसे एडमिनिस्ट्रेटर वांग लेकर आए, ये क्लैन हेड के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, वांजियन ब्रिगेड का कैप्टन। कितनी शर्म की बात है, ये एक 15 साल के बच्चे को एक ब्रिगेड कैप्टन से लड़वाने की सोच रहे हैं। वेल अब इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। वहीं वो कैप्टन पूछता है तो इस ड्यूल के रूल्स क्या हैं? वांग कहता है तुम्हें जीतना होगा, कैसे भी करके जीतना है, चाहे तुम अपोनेंट को सरेंडर करवाओ या कुछ भी, पर हाँ ध्यान रहे उसे मारना मत। मेरा प्लान है कि मैं इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करूंगा। वही यान सोचता है ये पहले से ही सोच रहे हैं जीतने वाले हैं, और कहता है एक बात और मत भूलना, अगर मैं जीतता हूँ तो तुमने वादा किया है कि तुम मुझे अपने 1 साल की पूरी सैलरी देने वाले हो। वांग कहता है तुम भी ये ध्यान में रखना कि अगर तुम हारते हो तो तुम्हें 3 साल और यहाँ पर रहना होगा। वेल देन मैं ये सब तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ ब्रिगेड कैप्टन। वही वो कैप्टन कहता है बच्चे आजा, मैं पहला हमला करने का मौका तुझे देना चाहता हूँ। यान कहता है ठीक है, मैं इस मौके को स्वीकारता हूँ। यान अपना फर्स्ट अटैक रेडी करते हुए सोचता है एलिक्सिर लेने के बाद ही मेरी इनर एनर्जी काफी लो है, इसका मतलब मुझे ये फाइट जल्दी खत्म करनी होगी। इसके साथ ही वो अटैक करता है, बट कैप्टन भी इस अटैक को ब्लॉक कर जाता है एंड देन उनकी फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ कैप्टन यान पर एक फैटल अटैक लैंड करने की कोशिश करता है, जिस पर वांग कहता है मैंने कहा था ना उसे मारना नहीं है, बट अचानक यान उस कैप्टन के पीछे आ जाता है। वो कैप्टन अगेन अटैक करता है, बट यान उसके थोड़ा और पीछे आते हुए कहता है मून शैडो स्वॉर्ड की फर्स्ट फॉर्म क्रिसेंट मून। इस अटैक को वो कैप्टन बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है एंड देन अगेन उनकी फाइट कंटिन्यू होने लगती है। इधर वो कैप्टन कहता है मैं इम्प्रेस हुआ कि तुमने मेरे स्वॉर्ड को ब्लॉक किया, पर इस बार मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा, मैं तुमसे पूरी ताकत से लड़ूंगा। वही वांग कहता है ओहो स्वॉर्ड एनर्जी, जैसा कि एक कैप्टन से एक्सपेक्टेड है, पर तभी उसकी नजर पड़ती है यान पर, जहाँ वो भी स्वॉर्ड एनर्जी यूज कर पा रहा था। यान कहता है मैं भी बिल्कुल रहम नहीं करने वाला, मैं भी पूरी ताकत से लड़ूंगा। इसके बाद वो दोनों अगेन फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी फाइट की वजह से आसपास का एटमॉस्फेयर काफी इफेक्ट हो रहा था। वही यान सोचता है ये इस वक्त इस फाइट को एक इनर एनर्जी की फाइट बनाना चाहते हैं, तो अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। यान एक किक रखता है कैप्टन को, जिसकी वजह से वो कैप्टन काफी दूर जाता है, और वही यान कहता है मून शैडो स्वॉर्ड की सेकेंड फॉर्म वेनिंग मून। अभी इस अटैक को वो कैप्टन डॉज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे काफी चोट लग जाती है, और वो चीखते हुए कहता है ये कैसी चाल है। वही यान कहता है माफ करना, पर यही तो मेरी एक्सपर्टीज है। वो दोनों अपना फाइनल अटैक लैंड करते हैं, और जब उनकी स्वॉर्ड टकराती है तो वहाँ पर होता है एक ब्लास्ट, जिसकी वजह से कैप्टन की स्वॉर्ड काफी दूर जाके गिरती है, और उसके गर्दन पर यान की स्वॉर्ड होती है, जहाँ वो कैप्टन कहता है मैं स्वीकारता हूँ, मैं हार गया। थोड़े समय बाद वो कैप्टन माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, पहले मैंने ऐसा कुछ बोला। यान कहता है प्लीज आप माफी मत मांगिए सर, और हाँ उससे भी जरूरी एडमिनिस्ट्रेटर वांग सर, आपको वादा तो याद है ना, आपको अपने 1 साल की सैलरी मुझे देनी है। अगर बाय एनी चांस आप अपनी बात से मुकरते हैं तो फिर तैयार रहिएगा। अब ये सुनने के बाद वांग के पास तो कोई चॉइस बचती नहीं, इसीलिए वो रोते हुए एक तरह से अपनी सैलरी यान को दे देता है, जिस पर यान कहता है मैं इसका इस्तेमाल अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस में करूंगा। वेल देन मैं अपने रास्ते चलता हूँ। यान वहाँ से चला जाता है। वही वो कैप्टन कहता है देखकर लगता है कि इस क्लैन में एक ड्रैगन पनप रहा था। मेरे हिसाब से तो क्लैन के हेड खुद भी उस बच्चे के सामने नहीं टिक पाते। वांग कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वांग क्लैन कभी भी इस बच्चे के लिए वर्दी ही नहीं था। इस बच्चे के भाग्य में किस लेवल की महानता तक पहुंचना लिखा है। रात हो जाती है, जहां यान एक गेट के पीछे छुपकर खड़ा हुआ होता है, और तभी कोई आ रहा होता है, जिसे यान अपने पैरों से फंसा के गिरा देता है, और कहता है तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। वो बंदा कहता है तो तुम। वही यान कहता है गुड इवनिंग सर्वेंट्स के हेड, या तो फिर कहा जाए कि मेंबर ऑफ द जाओ ऑर्गेनाइजेशन। वो हेड कहता है जाओ ऑर्गेनाइजेशन, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बट तभी यान अपनी सोर्सिंग करते हुए उस बंदे का पैंट हल्का सा काट देता है, जिसकी वजह से उसके पैरों पर एक मार्क दिखने लगता है, जहाँ यान कहता है क्या अब भी तुम मना करने वाले हो। इस टैटू को देखकर लगता है कि तुम एक रीजनल लीडर हो। सर्वेंट्स का हेड कहता है आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला। यान सोचता है उस दिन आज से 3 साल पहले मैंने पहले ही इसकी आइडेंटिटी देख ली थी, पर मैंने सोचा कि मैं सही समय का इंतजार करूंगा, क्योंकि ये मेरे प्लान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। वो हेड कहता है तो बताओ मुझे आखिर तुम्हें क्या चाहिए। यान कहता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस जाओ ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज यूज करना चाहता हूँ। जाओ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इंडिविजुअल ग्रुप जो कि वुलिन के वन ऑफ द वीकेस्ट इंडिविजुअल्स द्वारा फॉर्म किया जाता है, जो कि एक इंटेलिजेंस ग्रुप है, जिसमें स्ट्रीट पर रहने वाले लोग काम करते हैं, भिखारी काम करते हैं, इवन नौकर भी काम करते हैं। पूरे वुलिन में जाओ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को एक बहुत ही बड़े इंटेलिजेंस ग्रुप के रूप में स्थापित किया है। हाउएवर
उस ऑर्गेनाइजेशन के हायर अप्स बिल्कुल एक घोस्ट की तरह हैं जो कभी भी खुद को रिवील नहीं करते। और इस तथ्य को ध्यान रखते हुए शायद भाग्य मेरे साथ है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक ऐसे व्यक्ति से सामना हो चुका है जो कि उस ग्रुप का रीजनल लीडर है। क्या मस्त नसीब है मेरा। यान कहता है मुझे जाओ सर्विसेज से कुछ ऑर्डर करना है, इसलिए मैं उनका क्लाइंट बनना चाहता हूँ। वो हेड कहता है ये कुछ ऐसा नहीं है जो तुम डिसाइड करोगे। यान कहता है अब क्योंकि मैंने इस मार्क को पहचान लिया है तो मैं ये मानता हूँ कि तुम ऑलरेडी ये समझ चुके हो कि तुम्हें अपने सुपीरियर्स को ये रिपोर्ट करना होगा, और जब तुम ये करोगे तो तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग मुझ में काफी दिलचस्पी दिखाएंगे। वो हेड कहता है आखिर तुम सच में हो कौन? हम अपना बिजनेस ऐसे नहीं करते, हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। यान कहता है आखिरकार कब से जाओ ऑर्गेनाइजेशन में भरोसा एक मुख्य तत्व बन चुका है। मैं तो ये तक जानता हूँ कि जरूरत पड़ने पर तुम लोग डेमोनिक सेट के साथ भी डील कर लेते हो। हेड कहता है तुम जो बोल रहे हो थोड़ा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि अगर तुम ऐसा ही बोलते रहे तो तुम जाओ के एक बहुत ही बड़े दुश्मन बन जाओगे। यान कहता है मैं मानता हूँ कि मैंने जिन शब्दों को चुना वो सही नहीं थे, पर सच्चाई तो यही है। वो हेड कहता है तुम जाओ के ऐसे ही क्लाइंट नहीं बन सकते, क्योंकि तुम चाहते हो इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी, और मुझे नहीं लगता कि वो कीमत तुम फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से एफर्ट कर पाओगे। यान कहता है मुझे पता है कि पैसा ही इकलौता रास्ता नहीं है। वो हेड कहता है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल है जो तुम पेमेंट के फॉर्म में ऑफर करना चाहते हो? बट अचानक यान उसके पास पहुंच जाता है और कहता है प्लीज मेरा मैसेज उनको बता देना। जाओ लीडर के यंग डिसाइबल के बारे में मुझे उन्हें कुछ बताना है। इसके थोड़े समय बाद हम देखते हैं फ्लावर मून टावर्न का सीन, जहाँ एक लड़की कहती है आप प्लीज यहाँ पर इंतजार कीजिए, फ्लावर मून टावर्न की मैडम जल्द ही यहाँ पर आ रही है। यान वहाँ पर बैठा हुआ होता है और सोचता है मैं उन सबको वो जानकारी देने वाला हूँ जो बहुत ही क्लासिफाइड है। इवन मुझे भी ये जानकारी अपनी पिछली जिंदगी में बहुत ही मुश्किल से मिली थी, क्योंकि इसकी वजह से हायर अप्स तक इफेक्ट हुए थे। पर इस वक्त मैं बहुत ही डेस्परेटली जो चीज जानना चाहता हूँ वो है किंग ऑफ फिश के बारे में कोई एक लीड। अगर मैं एक ऐसी कामयाब मेडिटेशन टेक्निक सीखना चाहता हूँ जो कि हेवनली डेमन आर्ट ऑफ मेडिटेशन को टक्कर दे तो मुझे जाओ के साथ रहना होगा। थोड़े समय बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक बुढ़ी और एक नौजवान सी लड़की को, जहाँ वो बुढ़ी औरत कहती है आपसे मिलके मुझे काफी खुशी हुई सर। यान कहता है प्लीज आप पहले बैठ जाइए। तो आप हैं जाओ ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच की लीडर। वो बूढ़ी औरत कहती है हाँ तुमने सही कहा। वह यान पूछता है और तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की कहती है मेरा नाम सुहुआ है, पर यहाँ के कस्टमर्स मुझे यिन बुलाते हैं। यान पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ आप कितनी साल की हैं? यिन कहती है इस साल मैं 23 साल की हो जाऊंगी। यान कहता है काफी जवान है। वो लड़की कहती है अगर उम्र की बात की जाए तो तुम मुझसे भी जवान हो। यान कहता है किसने सोचा था कि ऐसी उम्र में तुम ब्रांच की हेड बन जाओगी? मैं इम्प्रेस हुआ। यिन कहती है तुम्हें कैसे पता? यान कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अभी से एक्सेप्ट कर लोगी। यिन यानी कि सुहुआ कहती है क्योंकि तुम ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो और हमारे मार्क के बारे में भी जानते हो, तो मुझे नहीं लगता कि छुपाने का कोई मतलब है, तो इसीलिए मैं दोबारा पूछती हूँ कि आखिर तुम जानते कैसे हो? यान कहता है क्या होगा अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा? सुहुआ कहती है ये मेरे ऊपर है कि मैं तुम्हें एक क्लाइंट के रूप में स्वीकारती हूँ या नहीं। जिस पर यान कहता है तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। इसके जो हायर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी जानकारी बाहर निकले। हाउएवर वो ये भी स्वीकार नहीं करेंगे कि एक ब्रांच लीडर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दे। इस वक्त मैं तुम्हारे पास बस एक डील लेकर आया हूँ और एज अ ब्रांच लीडर तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि तुम इस डील को एक्सेप्ट करो। सुहुआ कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना सब कुछ पता होगा, इसलिए मैं बस टेस्ट ले रही थी, तो मुझे माफ करना। नाउ देन क्या हम डील के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करें? बट तभी यान कहता है कब तक तुम्हारा प्लान है मुझसे झूठ बोलने का? सुहुआ कहती है क्या मैं श्योर हूँ कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। यान कहता है वो जिसके साथ मैं ये डील डिस्कस करने वाला हूँ वो तुम नहीं हो। जिसके साथ मैं ये डील डिस्कस करूंगा वो बंदा है जो कि इस वक्त सीलिंग पर मौजूद है। अब ये सुनते ही हम देखते हैं कि सीलिंग पर कोई था जो अचानक हड़बड़ाकर जमीन पर गिर जाता है और आते ही सीधे यान पर हमला कर देता है, बट यान भी इन अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर जाता है। एंड देन उनके बीच फाइट स्टार्ट होती है, जहां यान पहले ही अटैक में इस फाइट को खत्म करते हुए कहता है मून शैडो स्वॉर्ड की थर्ड फॉर्म फुल मून। बट यान का ये अटैक उस बंदे पर लैंड नहीं होता, जिसकी वजह से वो बच जाता है। वहीं यान सोचता है इसकी स्किल्स को देखकर लगता है कि ये काफी हाई पोजीशन पर होगा। वो चारा जिसे मैंने मछली फंसाने के लिए फेंका था वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बड़ा निकला। यान कहता है मैं यहाँ पर बस एक क्लाइंट के रूप में आया हूँ, मैं तुमसे मौत तक लड़ना नहीं चाहता। वो बंदा कहता है अगर ऐसी बात है तो अपनी स्वॉर्ड नीचे फेंको और खुद को एक्सप्लेन करो। यान कहता है किस बारे में? कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है कि मैंने नोटिस कर लिया कि इस ब्रांच का लीडर कौन है, या फिर इस बारे में कि मैं अपनी माँ
मार्शल आर्ट्स को छुपा रहा था, या तो फिर ये कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स को जानता हूँ। वो बंदा कहता है सब कुछ। यान कहता है मुझे ही नहीं लगता, अगर तुम्हें डील करनी है तो शर्तें बराबर होनी चाहिए। वो बंदा कहता है अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यान कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगे? अब ये सुनते ही वो बंदा काफी भड़क जाता है और सीधे यान पर अटैक करता है, बट यान भी तैयार होता है, इसीलिए वो इस अटैक को डॉज कर जाता है। एंड देन उनकी फाइट कंटिन्यू होती है, जहाँ यान एक घोस्ट स्टेप करते हुए उस बंदे से थोड़ी दूरी पर आ जाता है और सोचता है अगर मैं 1 सेकंड भी स्लो होता तो मेरे चेहरे की जगह मेरी गर्दन होती। यान कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अपने क्लाइंट को मारने के लिए इतना उत्सुक हो। क्या ऐसे ही जाओ ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करती है? वो बंदा कहता है अगर तुमने हमें उकसाया नहीं होता तो मैं कभी भी तुमसे डील करने के लिए यहाँ पर नहीं आता। चलो अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें एक ही हमले में खत्म करूंगा। इसके साथ ही वो बंदा यान पर एक फाइनल अटैक लैंड करने के लिए आगे बढ़ पड़ता है। वह यान सोचता है फाइनली इसने अपना गार्ड डाउन कर दिया, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। समय आ चुका है। मून शैडो स्वॉर्ड 23rd फॉर्म वाटर मून। इस फॉर्म का इस्तेमाल करते ही यान बिल्कुल ही काम हो जाता है और उस बंदे पर एक फैटल अटैक लैंड करता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफी जख्मी हो जाता है और उसके शरीर में जगह जगह से खून निकलने लगते हैं। वह यान कहता है क्या अभी भी तुम्हें लड़ना है? वो बंदा कहता है आखिर तुमने अपने लास्ट मिनट पर अपनी ट्रेजेक्टरी कैसे चेंज कर ली? यान कहता है क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर एक क्लाइंट बनने के लिए आया हूँ। यान सोचता है मैं इस बंदे को मारना नहीं चाहता था, वरना 23rd फॉर्म का यूज करते हुए मैं इसे मार डालता। ये फाइट बस इसीलिए थी ताकि मुझे इस कन्वर्सेशन में एक अपर हैंड मिल सके, इसीलिए मैंने 23rd फॉर्म को चुना, पर अभी भी मैं उसमें लैग कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इनर एनर्जी कम है। वही वो बंदा कहता है तो बताओ आखिरकार जाओ का क्लाइंट बनते हुए तुम क्या ऑफर कर सकते हो? यान कहता है मैं जानकारी के बदले जानकारी दूंगा। वो बंदा कहता है क्या तुम पागल हो गए? मतलब सीरियसली तुम जाओ ग्रुप को ये बोल रहे हो कि तुम उन्हें जानकारी दोगे जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क है? कम ऑन, ये जो कुछ ज्यादा ही मजाकिया है। यान कहता है ये कोई जोक नहीं है, जितना तुम सोच रहे हो मैं उससे भी ज्यादा जानता हूँ, और यही नहीं मैं ये भी जानता हूँ कि डेमोनिक सेक्ट ने हाल ही में तुम लोगों के खिलाफ एक एक्शन लिया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि जाओ के यंगेस्ट डिसाइपल को बचाना कैसे है, जो इस वक्त एक मिस्टीरियस डिजीज की वजह से मर रहा है। वो बंदा कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता? यान कहता है क्या अब तुम मेरे साथ बिजनेस करना चाहोगे? वही बंदा कहता है क्या तुम सच में जानते हो कि उसे बचाना कैसे? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, पर अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तैयार रहना। वही यान कहता है फिक्र मत करो, जाओ और अपने लीडर को बताओ कि वो डिजीज डेमोनिक सेक्ट की वजह से हुई है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सब होने से पहले यंगेस्ट डिसाइपल काफी बीमार हुआ होगा और उसे एक मार्शल आर्ट की बुक भी मिली होगी। वो बंदा कहता है आखिर तुम्हें ये कैसे पता? यान सोचता है द मार्शल आर्ट्स बुक वो वही बुक है जो कि हेवनली डीमन द्वारा बनाई गई है। इस वक्त जावा ऑर्गेनाइजेशन लीडर का यंगेस्ट डिसाइपल किसी मिस्टीरियस डिजीज से नहीं बल्कि एक डेमोनिक पोजीशन से सफर कर रहा है, और जो मार्शल आर्ट बुक उसे मिली थी वो हेवनली डीमन द्वारा लिखी गई थी। हेवनली डीमन ने पूरी 5 ऐसी किताबें बनाई थी जिसे उसने व्हाइट पाथ ऑफ वुलिन के 5 की लीडर्स को दिया, और उसके बाद जब वो लोग उससे पोजेस्ड हो गए तो उसने डेमोनिक पोजीशन को हटाते हुए उनका इलाज किया, जिसकी वजह से उन्हें मैनिपुलेट करते हुए उसने व्हाइट पाथ ऑफ वुलिन में अपनी डिवीजन बना ली। उस डेमोनिक पोजीशन को ठीक करना सिर्फ हेवनली डीमन और उसके डिसाइपल्स को ही आता है, और मैं भी तो उसी का डिसाइपल था। अगर मैं इनका फेवर जीत पाता हूँ वो डेमोनिक पोजीशन हटाते हुए तो मेरे लिए ये एक बहुत ही बेहतर मौका होगा ऑनरेरी एल्डर बनने का। वही वो बंदा यान को एक सिंबल देता है और कहता है ये वो निशानी है जिससे हम पता कर लेंगे कि तुम जाओ ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट हो। यान उससे पूछता है तो क्या मैं इस सर्विस को अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ? वो बंदा कहता है जो तुम्हें सही लगे, जिस पर यान उस बंदे को एक स्क्रॉल देते हुए कहता है कि इसमें मेरी जो रिक्वेस्ट है उसकी डिटेल्स है, तो इसे प्लीज इन्वेस्टिगेट करो चीफ इंस्ट्रक्टर ऑफ द वांगलोंग मार्शल एकेडमी को। मुझे इससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे उनकी उम्र, पर्सनैलिटी, रिलेशनशिप और उनके अतीत में होने वाली घटनाएं। फिलहाल के लिए मुझे यही जानना है। वो बंदा जाते हुए कहता है ठीक है, मैं जल्द ही जानकारियों के साथ तुमसे मिलता हूँ, और जब मैं ये करूंगा तो तुम भी तैयार रहना उस इलाज को बताने के लिए। इसके साथ ही वो बंदा वहाँ से चला जाता है और यान सोचता है वेल देन, क्या अब मुझे सिजुआन में चलना चाहिए जहाँ पर किंग ऑफ फिस्ट है। थोड़े समय बाद हम देखते हैं 2 लोगों को, जहाँ एक बंदा कहता है सर मैं सिजुआन के कैपिटल को देख पा रहा हूँ। वो एक और बंदा कहता है यहीं पर रहो और ऐसे ही चलते रहो, हम बस पहुँचने ही वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन मिशन कंप्लीट होने के बाद हम आराम करेंगे। बट तभी उनके सामने कोई आ जाता है जो काफी जोर से हंसे जा रहा था। बिना रुके वो उन दोनों पर हमला कर देता है। वही वो
वो बंदा कहता है डैम इट सिक्योरिटी गार्ड्स सामान की रक्षा करो। बट जब वो देखता है तो सामने वाले ने सबको मारना शुरू कर दिया था। एक एक करके वहाँ पर खून की नदियां बहना शुरू हो जाती हैं और थोड़े समय बाद जो इकलौता बंदा बचता है वो वहाँ से भागने लगता है। थोड़े समय बाद हमें पता चलता है कि ये है डेमोनिक सेक्ट का मैडमैन जो कि इस वक्त सिंसुआन में आ चुका है। वहीं अगली सुबह हम देखते हैं यान को जो कि इस वक्त सिंसुआन के लिए निकल चुका था। आगे बढ़ते हुए यान सोचता है मैं अचंभित हूँ कि उन्होंने इतनी सारी जानकारी इतने कम समय में कैसे पूरी कर ली। इस वक्त यान उसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा था जो कि उसे जावा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मिली थी, जिनमें वो सोचता है किंग ऑफ फिस्ट बाहरी लोगों से ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखता। वैसे तो आमतौर पर उसे कोल्ड ब्लडेड डेविल कहा जाता था, पर क्योंकि वो काफी हम्बल नेचर का है और उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स भी काफी बेहतर है, इसीलिए लोग उसकी रेपुटेशन एक रिस्पेक्टेड पर्सन की तरह देखते हैं। उसकी सबसे बड़ी फीट थी कि उसने अकेले सिर्फ एक पंच से वांग यून सेक्ट को बर्बाद कर दिया था, वो जो डार्क पास सेक्ट में से एक था, और तभी से उसे नाम मिला था डिवाइन फिस्ट का। वो पहले ही किंग ऑफ फिस्ट कहा जाने लगा था जब मैं हिडन ड्रैगन केव से बाहर निकला था और डेमोनिक सेक्ट में काम कर रहा था, पर ये मैंने नहीं सुना था और यहाँ पर उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स भी नहीं है। बस यही है कि वो 10 साल पहले सिंसुआन में आया हुआ है। इस वक्त साउ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव मेंबर्स उसके पीछे लगा रहे हैं ताकि वो और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके और वो इन्फॉर्मेशन यान को तब मिलेगी जब उनके पास पहुंच जाएगी। यान सोचता है आखिरकार किंग ऑफ फिस्ट मार्शल आर्ट्स अकेडमी में एक इंस्ट्रक्टर की तरह क्यों काम कर रहा है। वो एक एब्सोल्यूट मास्टर था जिसने 5 किंग्स में से अपनी एक सीट सिक्योर की थी जो कि 10 हेवनली एम्परर्स में से हैं। वो जो व्हाइट पाथ ऑफ वुलिन के पावरफुल फिगर्स हैं, वो एक ऐसा प्रोमिनेंट फिगर था जिसे अपनी पिछली जिंदगी तक में मैं अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करता। तो आखिरकार वो अभी एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम क्यों कर रहा है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि अभी तक वो किंग ऑफ फिस्ट के लेवल पर नहीं पहुंचा। और उससे भी बड़ी बात कि जाओ ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त उसके अतीत के बारे में नहीं जानती। देखकर लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर अतीत के हर एक ट्रेसेस को मिटा दिया है। उस वक्त मैं हिडन डेमन केव में था तो इसीलिए अपनी पिछली जिंदगी की नॉलेज के अकॉर्डिंग भी मेरे पास कुछ नहीं है। लगता है मेरी से ज्यादा मदद तो हुई नहीं, मुझे खुद से ही सब कुछ सॉर्ट आउट करना होगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि किंग ऑफ फिस्ट मुझे अपना एक शिष्य स्वीकार करे और मुझे डिवाइन आर्ट ऑफ व्हाइट लाइटनिंग सिखाए तो मुझे इतनी समस्याओं का सामना तो करना ही होगा। यानी इस वक्त जिस बग्गी में बैठा हुआ था उसके बाहर से आवाज आती है हम इस वक्त सिंसुआन में पहुंच चुके हैं और क्या तुमने उस डेमोनिक सेक्ट मेंबर के बारे में सुना है जो आजकल इस इलाके में देखा जा रहा है? वही वो बंदा कहता है हाँ मैंने सुना है, शायद उसी की वजह से तो ट्रांसपोर्टेशन मिशन कैंसिल कर दिया गया, पर फिक्र की कोई बात नहीं है, वो बस एक वॉन्डरिंग मैडमैन है जो कि डेमोनिक सेक्ट का एक चीटी के बराबर है। बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज कि उसके पास काफी ताकत है और उसकी स्किल्स भी काफी बेहतर है जिसकी वजह से कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा। वही यान सोचता है एक डेमोनिक सेक्ट मेंबर वही होता है जिसने मार्शल आर्ट्स को सीखी हो, वो भी डेमोनिक मार्शल आर्ट्स, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रॉन्ग डेमोनिक इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो जाती हैं और यही उसका साइड इफेक्ट है। और इसी साइड इफेक्ट को काउंटर करने के लिए उन सभी को डेमोनिक पिल्स की जरूरत पड़ती है जो कि डेमोनिक सेक्ट द्वारा ही ट्रांसफर किया जाता है और फिर जब वो अपने रिवर्स ब्लड को मैनिफेस्ट कर लेते हैं तब जाके उन्हें पूरा पोटेंशियल मिलता है। हाउएवर वो जो डेमोनिक इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते वो पूरी तरह से बर्सर्क हो जाते हैं और इसी से पता चलता है कि डेमोनिक सेक्ट के मेंबर्स भी काफी स्ट्रगल करते हैं। अगर एक साधारण व्यक्ति जो कि कभी भी रिवर्स ब्लड के थ्रू अपनी डेमोनिक मार्शल आर्ट को मैनिफेस्ट ना कर सके तो वो मैडमैन बन जाता है, बिल्कुल ही बीस्ट की तरह, जहाँ पर उनकी प्राइम इंस्टिंक्ट्स उनके लालच, लोभ और वासना पर हावी हो जाती है। और फिलहाल समय और जगह देखकर लगता है कि ये वही घटना है जिसमें हिडन डेमन केव के एल्डर्स इन्वॉल्व थे। हाँ, द घोस्ट डेमन जो कि सिंसुआन की मिशन के बाद सेक्ट में बहुत ही जख्मी होकर लौटा था। कितनी दिलचस्प बात है ये। इस वक्त डेमोनिक सेक्ट के 2 एक्टिव मेंबर्स इसी जगह पर इसी टाइम पर है। देखकर लगता नहीं कि ये कोई कोइंसिडेंस है, पर कुछ भी हो इससे मुझे क्या लेना देना। अगर बात की जाए घोस्ट डेमन की तो वो बहुत ही सीक्रेटली काम करता है और लोगों का मर्डर करता है, पर अगर वही बात की जाए मैड मैन की तो वो बस अचानक से सिंसुआन में आ गया और सबको उसके अस्तित्व के बारे में पता चल गया। तो अगर वो मेरे सामने आया तो मैं बस उसे मार डालूंगा। हम देखते हैं वहाँ लोग मार्शल अकेडमी, जहाँ 2 लोग यान के सामने खड़े होते हैं, जहाँ यान उनसे पूछता है एडमिशन लेने के लिए मुझे क्या करना होगा। उनमें से एक बंदा कहता है तुम यहाँ पर अकेले हो? यान कहता है यस सर, ये बस मैं ही हूँ। वही दूसरा बंदा कहता है एडमिशन लेने के लिए तुम्हें कम से कम एक वेरीफाइड आइडेंटिटी लानी होगी और मंथली फी भी पे करना होगा। यान कहता है मेरे पास पैसा और आइडेंटिटी दोनों है। वही वो बंदा कहता है क्योंकि तुम काफी लेट या तो फिर कहें कि बीच में आए हो, इसलिए तुम्हें एक टेस्ट देना होगा जिसकी फी ऑब्वियसली अलग से लगेगी और तुम्हारा एक स्पेशल एडमिशन केस है तो इसीलिए हेडमास्टर पर्सनली तुम्हारा टेस्ट लेंगे जो कि तुम्हारे लिए काफी चैलेंजिंग होगा। तो कैसा रहेगा कि तुम 1 साल और इंतजार ही कर लो। यान कहता है नहीं कोई बात नहीं। एंड देन वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ पड़ते हैं।
वहीं आगे जाते हुए यान सोचता है, ओवर थिंकिंग में अपना समय बेकार करने से अच्छा मैं कोई एक्शन लूं और देखूं कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। यान सोचता है अगर एक बार मैं पास हो जाऊं तो मुझे डूगू योजन से मिलने जाना होगा और वहीं पर जाके मैं अपने नेक्स्ट स्टेप को प्लान करूंगा। मुझे लगता नहीं कि वैसे अभी ज्यादा देरी हुई है, पर कोई आखिर आ क्यों नहीं रहा। बट तभी वहाँ पर हेडमास्टर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर यान काफी घबरा जाता है। वह हेडमास्टर कहते हैं तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो। यान सोचता है मैं इसकी प्रेजेंस को नोटिस क्यों नहीं कर पाया। आपसे मिलकर खुशी हुई सर, मैं हूँ यान सोयोन। वहीं हेडमास्टर कहता है मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ डूगू योजेन। यान सोचता है क्या डूगू योजेन ही हेडमास्टर है। खैर मुझे क्या, पर ये वही मास्टर है जिसने 5 किंग्स में से एक सीट अपने नाम की 10 हेवनली एम्परर्स का एक हिस्सा, जिसे इतना तक कंसीडर किया जाता था कि वो 8 ग्रेट डेमन लॉर्ड्स के बराबर है। ये है भविष्य का किंग ऑफ फिस्ट डूगू योजेन। मैं यहाँ पर बिना किसी प्लान के आया था, ये सोचकर कि शायद मुलाकात हो ही जाएगी, बट मुझे लगा नहीं था कि मुलाकात इतनी जल्दी होगी। वही योजेन कहता है क्योंकि मैं मार्शल आर्ट का इंस्ट्रक्टर हूँ और क्योंकि इस वक्त हेडमास्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए तुम्हारा टेस्ट मैं लूंगा। यान सोचता है ओके, तो मतलब वो इन्फॉर्मेशन सही थी, तभी तो मैं कहूँ कि आखिरकार ये हेडमास्टर कैसे हो सकता है। यान कहता है क्या आप मुझे अपने एक डिसाइपल के रूप में स्वीकार करेंगे। योजेन कहता है अभी तो टेस्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ और अगर तुम पास हो जाते हो तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें अपना एक डिसाइपल स्वीकार लूंगा। यान कहता है मैं आपको एक मार्शल आर्ट के इंस्ट्रक्टर के रूप में गुरु नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं तो आपसे हेवनली लाइटनिंग स्कूल की मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही योजेन काफी भड़क जाता है और उसके पास से एक पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। वह यान सोचता है तो यही है इनहैंस्ड एनर्जी जो कि सामने वाले को सिर्फ सोच से ही चोट पहुंचा सकती है। योजेन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवनली लाइटनिंग स्कूल के बारे में बात करने की। अगर तुम अपनी जिंदगी सही सलामत चाहते हो तो खुद को एक्सप्लेन करो, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट और घबराहट की। यान सोचता है मुझे ये लगा था कि ये अभी तक किंग ऑफ द फिस्ट के लेवल पर नहीं पहुंचा होगा, पर ये पहुंच चुका है। मैं यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहा हूँ, पर मैं ऐसे ही नहीं आया था। यान कहता है मुझे जाओ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि हेवनली लाइटनिंग स्कूल का सक्सेसर कौन है। अब ये सुनते योजेन अपनी एनर्जी को इस तरह से रिलीज करता है कि आसपास की चीजें टूटने लगती हैं। वह यान कहता है क्या आपको कोई सक्सेसर की जरूरत नहीं है ताकि आपकी लेगेसी कंटिन्यू रहे, जिस पे योजेन मना कर देता है और बताता है कि मुझे किसी सक्सेसर की जरूरत नहीं है, भले ही मेरा स्कूल सीज हो जाए। यान अगेन कहता है कि मैं जेन्युइनली ये मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ, बट योजेन उसे बताता है कि मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। मैं इससे इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम इतनी कम उम्र में मेरी इस एनर्जी को बर्दाश्त कर पा रहे हो, पर हेवनली लाइटनिंग स्कूल की वो मार्शल आर्ट कोई ऐसी नहीं है जो तुम सिर्फ टैलेंट के दम पर लर्न कर सकते हो। चलो हमारी बातचीत यहीं पे खत्म होती है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह हो तो इसके बारे में किसी से बोलना मत। यान उसे रोकने की कोशिश तो करता है, बट वो नहीं रुकता। योजेन ये कहता है कि मैं हेडमास्टर को बता दूंगा कि तुमने हार मान ली और यहाँ से चले गए, और इसके साथ ही वो बाहर निकल पड़ता है। वह यान सोचता है हेवनली लाइटनिंग स्कूल के मार्शल आर्ट में कुछ तो है, कोई तो ऐसा छुपा हुआ राज है, और शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से योजेन कोई अपना डिसाइपल नहीं चुन रहा है। पर मैं ऐसे ही रुक नहीं सकता। वर्स्ट केस में भी शायद अगर मैं ज्यादा फोर्स करूं तो योजेन मुझे मार डाले, इसीलिए मुझे कैसे भी करके हवांगलोंग मार्शल एकेडमी में एंटर होना होगा और एक डिसाइपल बनना होगा। तो चलो देखते हैं योजेन जीतता कौन है। वह योजेन जब थोड़ी दूरी पर जाता है तो सोचता है यान सोयुन, मैंने उसे चेतावनी तो दे दी, पर लगता है कि मुझे उसे हमेशा के लिए चुप कराना होगा। आई होप कि मैं ज्यादा लेट नहीं हुआ हूँ। योजेन यान की तरफ बढ़ता है, बढ़ते हुए उसके सामने कोई आ जाता है जो कहता है चीफ इंस्ट्रक्टर डूगू योजेन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। और तब हमें पता चलता है कि वो हेडमास्टर है, जिनके साथ में यान भी होता है। वो हेडमास्टर कहते हैं ये लड़का बहुत ही स्पेशल है, इसीलिए इसे एक स्पेशल एडमिशन मिल रहा है, और ये मेरा डिसीजन है क्योंकि मैंने इसकी स्किल्स देखी जो कि बहुत ही लाजवाब है। इधर आओ बच्चे, मैं तुम्हारा इंट्रो करवाता हूँ चीफ इंस्ट्रक्टर डूगू योजेन से, जो कि डिवाइन फिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। अब से यही तुम्हें ट्रेन करेंगे। जिस पर यान कहता है मैं हूँ यान सोयुन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई चीफ इंस्ट्रक्टर डूगू। कुछ दिनों बाद जब ट्रेनिंग चल रही होती है तो हर कोई डिसमिस हो जाता है क्योंकि वो ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, बजाय कि यान सोयुन के। डूगू योजेन कहता है क्योंकि तुम काफी देरी से आए हो इसलिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जा रही है, वैसे तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम शांति से यहाँ से चले जाओ। जिस पर यान से बताता है कि अगर मुझे जाना ही होता तो मैं पहली बार में ही चला जाता। डूगू कहता है तुम कई दिनों से ट्रेनिंग कर रहे हो जिसमें तुम्हारी मसल्स बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्ड हो रही हैं, वो बहुत ज्यादा डैमेज भी हो चुकी हैं, तुम्हें लगता है कि आगे जाके तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। जिस पर यान उसे बताता है कि ये तो मेरे लिए डेली का है। जब रात होती है तो योजेन अपने घर जा रहा होता है, जहाँ वो कहता है अविश्वसनीय कि इसने सोचा था कि वो अभी तक टिका रहेगा। खैर कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी करे, मैं मेक श्योर करूंगा कि वो यहाँ से चला जाए। बट जैसे ही वो गेट ओपन करता है उसके सामने यान होता है और साथ ही में उसका बेटा डूगू सिंह एंड ऑब्वियसली उसकी वाइफ भी। योजेन की वाइफ बताती है कि जब वो ग्रोसरीज लेके वापस आ रही थी तो उस वक्त यान ने उसकी मदद की थी और उसने ये भी बताया था कि वो तुम्हारा स्टूडेंट है, तो इसीलिए हमने उसे डिनर पर बुला लिया। योजेन की वाइफ यानी कि हुई बोलती है इस बच्चे ने कहा कि मैं इसे नाम
नाम से बुलाऊं। ये काफी डाउन टू अर्थ है। जिस पर यान कहता है ये दुनिया भी कितनी छोटी है ना। डिनर करते वक्त यान और योजेन ये दोनों माइंड में बातें करने लगते हैं। यहाँ योजेन कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर रहता हूँ। यान कहता है अरे मुझे पता थोड़ी था, मैंने कहा ना कि ये दुनिया कितनी छोटी है। मैं तो बस मार्केट से आ रहा था और तभी आपकी वाइफ मिल गई। योजेन कहता है बहुत झूठ बोल लिया तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन साउ ऑर्गेनाइजेशन से मिली है। यान कहता है हाँ आपने पकड़ लिया, पर क्या ही कर सकते हैं। योजेन कहता है कल मैं तुम्हें मार्शल एकेडमी में देखता हूँ। यान कहता है ठीक है सर। कुछ दिनों बाद जोई कहती है मैं तुम्हारा कैसे थैंक्स बोलूं, तुम मेरी मदद करते हो ग्रोसरीज को लाने में एंड इवन सिंह का भी ख्याल रखते हो। जिस पर यान सिंह को अपने साथ ले जाते हुए कहता है मुझे किसी का फेवर पाने के लिए ऑब्वियसली उसके आसपास के लोगों का भरोसा जीतना होगा, और क्योंकि डोगू योनसेन सबसे ज्यादा प्यार अपनी फैमिली से करता है तो मुझे वहीं से शुरू करना होगा। मार्केट में सिंह कहता है वो फ्रूट कैडीज देखो। जिस पर यान कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए उन्हें खरीद कर लाता हूँ। सिंह कहता है आखिर तुम मुझसे इतना फॉर्मली क्यों बात कर रहे हो। यान कहता है माफ करना ये तो बस मेरी हैबिट है, एक्चुअली इससे पहले मैंने किसी से ऐसे कैजुअली बात नहीं की। सिंह कहता है यान सुयुन चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं, उसके बाद हम मिठाइयाँ खाने चलेंगे। जिस पर यान कहता है क्यों नहीं जरूर चलेंगे। बट तभी अचानक यान को एक डेमोनिक एनर्जी महसूस होती है और वही थोड़ी ऊंचाई पर हम देखते हैं मैड मैन को, जो सोचता है ये लड़का ये आखिर मुझे क्यों देख रहा है। यान सोचता है कहीं यही मैड मैन तो नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने डेमोनिक सेक्ट में 20 सालों तक काम किया है, तो ये मुझे बेवकूफ नहीं बता सकता। ये कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं हल्के में ले सकता हूँ, ये डेमोनिक सेक्ट का एक इलाइट मेंबर है, पर आखिरकार ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वही सिंह कहता है क्या हुआ। यान सोचता है मैं डेमोनिक सेक्ट के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, पर सिंह को बचाने के लिए लगता है मुझे वो करना ही होगा। बट तभी वो अपने सामने देखता है एक मॉन्क को, जहाँ पर और भी उसके साथी होते हैं जो मैडमैन को वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, एंड फॉर सम रीजन उन्हें देखकर मैडमैन वहाँ से चला भी जाता है, जिस पर वो मॉन्क्स उसका पीछा करने लगते हैं। और तब यान को रियलाइज होता है कि शायद ब्लू सिटी सेक्ट ने अपने ताओइस्ट मॉन्क्स को भेजा है इस क्रेजी मर्डरर को पकड़ने के लिए। पर इसको देखकर मुझे लग रहा था कि ये जैसे गिवलिंग ब्रिगेड का मेंबर है जो कि घोस्ट डेमन के अंडर आता है, तो आखिरकार घोस्ट डेमन के अंडर आने वाला मेंबर मैडमैन होने की नाटक क्यों कर रहा है, और इसके साथ ही ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। वही सिंह कहता है क्या हुआ सुयुन। यान कहता है नहीं कुछ नहीं सर, चलो जल्दी से ग्रोसरीज ले लेते हैं एंड वापस चलते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। जाते हुए यान सोचता है कि मैं उस कमीने को पकड़ना चाहता था और उससे सवाल जवाब करना चाहता था, बट आई सपोज कि ऐसे अननेसेसरी रिस्क को अवॉइड करना ही बेटर होगा। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं उस बंदे को जो कि मैडमैन होने का नाटक कर रहा था। वो कहता है माय लॉर्ड मैंने खुद अपने आर्ट ऑफ विजन से देखा है। वहीं उसके सामने होता है घोस्ट डेमन जो कहता है आखिरकार तुमने उसे ढूंढ लिया, बहुत अच्छे, फाइनली अब मैं अपने सेक्ट में वापस जा सकता हूँ। पर हे तुम, आखिर तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है, आज दिन कितना अच्छा है। वही वो बंदा कहता है माफ कीजिएगा मालिक, जिस पर वो घोस्ट डेमन उसका सर फोड़ देता है। 1 महीना बीत जाता है जहाँ पर यान सोचता है आखिरकार ऐसा भी क्या हो गया था जिसकी वजह से वो मुझे अपना डिसाइपल नहीं चूज कर रहा है। पर तभी उसकी नजर पड़ती है हुई पर जो कि सिंह को चारों तरफ ढूंढ रही थी। वो आती है सीधे यान के पास और उसे बताती है कि सिंह मिल नहीं रहा, वो गायब हो गया। जब मैं मार्केट से वापस आई तो सिंह मुझे कहीं नहीं मिला, पूरा घर उथल पुथल था और मैंने उन जगहों पर भी ढूंढा जहाँ पर वो जा सकता है, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। यान सोचता है पूरा घर उथल पुथल था, कहीं इसका मतलब वो किडनैप तो नहीं हो गया, पर आखिर उसे किडनैप करेगा ही क्यों, उसे जिसका पिता किंग ऑफ फिस्ट जाना जाता है। वो बताती है कि सिंह ज्यादा समय तक बाहर नहीं रह सकता, उसकी बॉडी काफी सेंसिटिव है। जिस पर यान उससे पूछता है आपने मुझे इसके बारे में पहले भी बताया था तो आप बता सकती हैं थोड़ा डिटेल में। जिस पर वो बताती है कि मुझे अभी भी याद है कि फिजिशियन ने सिंह का ट्रीटमेंट करते हुए कहा था कि उसका शरीर हेवनली यिन का है जिसके अंदर बहुत ज्यादा यिन एनर्जी होती है। यान सुयुन कहता है मैम प्लीज आप अकेडमी में वापस जाइए और इंस्ट्रक्टर डोगो को मेरा मैसेज दीजिएगा, और वो मैसेज ये है कि डेमोनिक सेक्ट ने सिंह को किडनैप कर लिया है। यान सुयुन जंगल में भागते हुए सोचता है इसका मतलब उस दिन डेमोनिक सेक्ट का वो मेंबर वो मेरे पीछे नहीं था, वो सिंह के पीछे था। अब मुझे समझ में आ रहा है वो खुद को मैडमैन इसलिए दिखा रहा था कि वो हेवनली यिन की बॉडी बहुत ही आसानी से ढूंढ सके, और वो ग्विलिंग ब्रिगेड का मेंबर था। इसका मतलब जरूर इसके पीछे घोस्ट डेमन का हाथ है। वो जरूर सिंह को एक कुर्बानी के रूप में इस्तेमाल करेगा ताकि वो सेक्ट में वापस जा सके। ये वो व्यक्ति है जो कि मेरी पिछली जिंदगी में सबसे सीनियर डिसाइपल था, हेवनली डीमन का पहला डिसाइपल जिसे जाना जाता था लॉर्ड ऑफ द 1000 माउंटेन्स वी सुके। वो मार्शल आर्ट जिसमें सुके मास्टर्ड है वो है फ्लेम आर्ट, और अब मुझे लगता है कि वो हेवनली यिन की बॉडी से एनर्जी कंज्यूम करना चाहता है। वो कारण जिसकी वजह से यूजिन ने वोलिन ज्वाइन किया था ताकि वो अपने बेटे की मौत का बदला ले सके। अब सब कुछ सेंस बना रही है।
हेवेली डीमन ने घोस्ट डीमन को बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसका बर्ताव बहुत ही बेकार था। अपनी पिछली जिंदगी में मैं हैरान था कि आखिरकार वो वापस कैसे आया, पर अब मुझे लगता है कि मैं समझ चुका हूँ। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो वो घोस्ट डीमन ही था जिसने उस मॉन्स्टर को बनाया जिसे लोग जानते थे किंग ऑफ फिस्ट के नाम से। अपनी पिछली जिंदगी के मेमोरीज को यूज करते हुए भी अगर मैं देखूं तो मैं उसकी लोकेशन एग्जैक्टली पता नहीं कर सकता। उसके कई बेसिस हैं, इसलिए मुझे हर जगह पर चेक करना होगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैं लेट नहीं हुआ हूँ। सेंसिप पर हम देखते हैं उन्हीं लोगों को जो कि सिंह को किडनैप करके ले जा रहे थे, जिनमें से एक कहता है, माय लॉर्ड क्या आप श्योर हैं कि ये खतरनाक नहीं है, क्योंकि आपने जो एको पॉइंट्स पर अटैक किया है उसकी वजह से शायद इसका ब्लड पाथ रुक जाए। वहीं घोस्ट डीमन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये जिंदा चाहिए ताकि मैं सेक्ट में जा सकूं। वो सब आगे जा ही रहे होते हैं पर तभी कोई उन्हें रोक लेता है और कहता है, मुझे पता है तुम लोग मैडमैन से रिलेटेड हो, तुमने मासूमों को मारने का पाप किया है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैड डीमन कहता है, ये एक ताओइस्ट है ना, आखिर इसके जैसे एक केंचुए की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे सामने आए, मार डालो उसे। अब ये सुनते ही सभी लोग उस ताइस्ट की तरफ बढ़ पड़ते हैं और डेमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बट वो ताइस्ट मोंग भी काफी पावरफुल होता है, इसलिए वो इन तीनों का सामना करता रहता है। वहीं वो बंदा जो कि बग्गी चला रहा था वो कहता है, काफी ज्यादा समय लग रहा है, और तभी हम देखते हैं वो अचानक उस मोंग के सामने आ जाता है। वो बंदा उस मोंग को मारने ही वाला होता है, बट तभी वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ कोई था जो आ गया था सिंह को बचाने के लिए। वो बंदा पूछता है, तुम कौन हो? और तभी हम वहाँ पर देखते हैं यान सोयुन को, जो कहता है, मैं जेन्युइनली तुम सबसे कह रहा हूँ कि अगर तुम सब खुद को बचाना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। वो बंदा कहता है, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास बातें। यान कहता है, मैंने तुमसे कहा ना तुम्हें खुद को कैसे बचाना है, कितनी शर्म की बात है ये। वहीं पर घोस्ट डीमन कहता है, त्यान हाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस चूजे को मेरे पास जिंदा लेकर आओ। ये चूजा आसान मौत डिजर्व नहीं करता, तो मैं पर्सनली इसे दर्द देकर मारूंगा। अब ये सुनते ही हाओ यान पर अटैक कर देता है, जहाँ यान इन अटैक्स को डोज किया जा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसकी वजह से सिंह को चोट लगे। यान फाइट करते हुए सीधे यूज करता है 12th फॉर्म और उन तीनों डेमोनिक सेट मेंबर्स को वहां से दूर हटा देता है, जिसकी वजह से वो मोंग बच जाता है। यान सोयुन सिंह को उस मोंग को सौंप देता है और कहता है, मैं कुछ समय बचाता हूँ और इन लोगों को भटकाता हूँ, तब तक आप इस बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाइए। वो मोंग इंसिस्ट करने की कोशिश तो करता है बट यान नहीं मानता, इसलिए वो मोंग जाते हुए कहता है, मैं बस अभी मदद लेकर आता हूँ। इसके साथ ही वो मोंग सिंह को अपने साथ लेकर चला जाता है और वहाँ पर बचता है यान सोयुन। वही घोस्ट डीमन कहता है, तुम लोग उस मोंग के पीछे जाओ, इसको तो मैं संभालता हूँ। अब यह सुनते ही वो तीनों बंदे मोंग के पीछे निकल पड़ते हैं। वही यान कहता है, कम से कम वो बच्चा तो इनसे दूर है, तो अब मेरी बारी है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुमने जिस बच्चे को किडनैप किया है तुम्हें नहीं पता कि वो किसका बच्चा है। शुक्र मनाओ कि वो अभी यहाँ पर नहीं है। अगर तुम अभी रुके नहीं तो भविष्य में जाके तुम एक ऐसे मॉन्स्टर को क्रिएट कर दोगे जिसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। जिस पर वो घोस्ट डीमन सिर्फ हंसता ही रहता है। एंड देन अगेन उनकी फाइट कंटिन्यू हो जाती है, जहाँ पर कोई अटैक करता, कोई ब्लॉक करता, कोई डॉज करता, बस यही चले जा रहा था। बट तभी घोस्ट डीमन यान सोयुन को पकड़ लेता है और कहता है, आखिर तुम उस बच्चे को बचाना ही क्यों चाहते हो? वही सोयुन सोचता है, इस वक्त मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं घोस्ट डीमन को संभाल सकता हूँ, पर मेरे पास अपनी पिछली जिंदगी के तजुर्बे हैं। ये मोटो काफी ताकतवर है, पर है तो ये भी एक इंसान ही। मुझे ऑलरेडी पता है कि ये कौन सी मार्शल आर्ट स्किल को यूज करने वाला है, और वहीं पर बात की जाए इसकी तो इसे नहीं पता कि इसका अपोनेंट कौन है। सोयुन ये सब करते हुए वहाँ से बच जाता है। यान सोयुन घोस्ट डीमन पर अपने थर्ड फॉर्म फुल मून से अटैक करता है, बट एंड ऑफ द डे वो उस फुल मून से बस एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना चाहता था ताकि वो अपनी सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल कर सके। और जब वो अपनी सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करता है तो घोस्ट डीमन के चेहरे पर बस हल्की सी खरोच आती है, जिस पर घोस्ट डीमन कहता है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें जिंदा पकड़ूंगा, बट लगता है तुम्हें जिंदा पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, तुम मरो अब ये बोलते ही घोस्ट डीमन सीधे सोयुन पर अटैक करता है, जिसे सोयुन ब्लॉक नहीं कर पाता और उसे काफी चोट लग जाती है। वही घोस्ट डीमन कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मेरे उस हमले को बर्दाश्त किया, देखकर लगता है कि तुम सिर्फ बातें करने में ही माहिर नहीं हो। वह यान सोयुन कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तक काफी देर हो चुकी है? उन तीनों लोगों को भेजने के बजाय तुम्हें उन्हें चेस करना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि वो ताओइस्ट मॉन्क तुम्हारे लोगों से बच जाए और जाकर ब्लू सिटी सेक्ट को इन्फॉर्म कर दे। जिस पर घोस्ट डीमन कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे साथ ही पहले से ही वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं जिस तरफ वो भागा है। वही हम देखते हैं दूसरी तरफ उस मॉन्क को कई सारे लोगों ने घेर रखा था। इधर सोयुन सोचता है, क्या ये मेरी कोई गलती थी? मुझे ऑलरेडी पता था कि घोस्ट डीमन की टीम पे टोटल 24 मेंबर्स हैं, पर मुझे लगा नहीं था वो लोग पहले से ही तैयार हैं। और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो गुइलिंग ब्रिगेड का कैप्टन भी किसी मोमेंट पर ये फाइट ज्वाइन कर लेगा। तो क्या सच में ये गलती थी कि मैंने अपनी जिंदगी को रिस्क में लिया? पर
अब जब हालात ऐसे हो गए हैं तो पछतावे का कोई मतलब नहीं। वहीं घोस्ट डेमन कहता है, ओहो तुम्हारे पास अभी भी इतनी ताकत है कि तुम खड़े हो पा रहे हो। सुयुन सोचता है पछतावा कुछ भी नहीं बदलता, ऐसे समय पर मुझे पूरी जी जान से लड़ना होगा। मुझे बस इसे कुछ समय तक होल्ड करना है जब तक वो नहीं आ जाता। दूसरी तरफ वो मॉन्क उन सब से बचकर भाग जाता है और छुपते हुए सोचता है यहाँ पर बहुत सारे हैं, अगर मैं भागा तो मैं फिर से पकड़ा जाऊंगा। बट तभी एक बंदा उस पेड़ को काट देता है जिसके पीछे वो छुपा हुआ था, इसलिए वो अगेन भागने लगता है। वहीं पर वो बंदा जो कि मैडमैन होने का नाटक कर रहा था वो कहता है तुम हार क्यों नहीं मान लेते, देखकर लगता है कि तुम ये सब तब तक करना चाहते हो जब तक बाकी के ताविश यहाँ पर ना आ जाए। जिस पर वो मॉन्क कहता है ये बहुत बुरा है, मुझे कुछ सोचना होगा। हे सुनो, मेरे पास एक प्रस्ताव है, कैसा रहेगा कि हम अपनी लोकेशन चेंज कर दें जिसकी वजह से इस बच्चे को चोट न लगे, क्योंकि हम दोनों चाहते हैं कि ये बच्चा सुरक्षित रहे। बट वो सभी लोग मॉन्क की बातें नहीं मानते और सीधे उस पर अटैक कर देते हैं। वही वो मॉन्क सोचता है क्या यही अंत है, मुझे भेजा गया था ताकि मैं मैडमैन को पकड़ सकूं, पर लगता है कि मैं फेल हो गया। इवन मैं उस नौजवान बच्चे से किया गया वादा भी पूरा नहीं कर पाया। ऑलमाइटी बुद्धा, मैं लोगों को नहीं बचा पाया तो इसीलिए मुझे माफ कीजिएगा। इसके साथ ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। बट तभी वहाँ पर एक लाइटनिंग की स्ट्राइक सुनाई देती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने कोई तो था जिसने सभी को एक लाइटनिंग का तगड़ा झटका दिया था। वो कहता है कहीं मुझे आने में देरी तो नहीं हो गई। देखकर लगता है कि परिस्थितियां हाथ से निकल रही हैं और तभी हम वहाँ पर देखते हैं किंग ऑफ फिस्ट डूगो योजेन को, जो कहता है मुझे नहीं पता कि डेमोनिक सेक्ट मुझसे क्या चाहते हैं, पर ये वादा है मेरा तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। वहीं वो मॉन्क कहता है कौन हो तुम, जिस पर योजेन कहता है बस थोड़ी देर और सर, ये जल्द ही खत्म होगा। इसके साथ ही योजेन लाइटनिंग की रफ्तार से एक बंदे को मार डालता है और एक एक करके सभी को मौत के घाट उतारने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि ये कोई बैटल नहीं है बल्कि ये एक तरफा खून खराबा है। वो सब लोग जितना कर सकते थे उतना कर रहे थे, पर उनमें से कोई भी योजेन के हमले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। थोड़े समय बाद हमें पता चलता है कि योजेन ने डेमोनिक सेट के 20 मेंबर्स को सिर्फ एक झटके में मार डाला। वहीं वो मॉन्क सोचता है कि इसने सोचा था कि ऐसा कोई मास्टर सिंसवान में होगा और कहता है सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ और आप हैं कौन। जिस पर योजेन कहता है मैं इस बच्चे का पिता हूँ और बाकी का इंट्रोडक्शन बाद के लिए बचा के रखते हैं। क्या तुम प्लीज यहाँ से मेरे बेटे को किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सकते हो, मैं जल्द ही ब्लू सिटी सेक्ट आऊंगा और अपनी सराहना प्रकट करूंगा। वो मॉन्क कहता है क्या आप इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, जिस पर योजेन कहता है मैं इसे ले जाना चाहता हूँ जरूर, पर उससे पहले मुझे अपने एक डिसाइपल को बचाना है। इधर दूसरी तरफ यान सोयुन अपनी बैटल कंटिन्यू करता है जहाँ पर वो अब तक काफी जख्मी हो चुका था। वो यूज करता है 12th फॉर्म ऑफ मून शैडो स्वॉर्ड रिपलिंग मून का, बट इससे भी घोस्ट डीमन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सोयुन इस्तेमाल करता है फर्स्ट फॉर्म क्रिसेंट मून का, बट घोस्ट डीमन उसके अटैक को ब्लॉक कर जाता है जिसकी वजह से सुयुन की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। इधर घोस्ट डीमन सुयुन पर जानलेवा हमला करना शुरू कर देता है जहां सुयुन को उसके कई पंचेस का सामना करना पड़ता है और अब सुयुन काफी जख्मी हो चुका है, इतना जख्मी कि शायद अब वो अपने पैरों पर खड़ा न हो पाए। सुयुन सोचता है ये बूढ़ो ये ज्यादा ही ताकतवर है, मेरी फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से मैं इसका सामना नहीं कर पाता। इसकी इनर एनर्जी बहुत ज्यादा है और इसका स्टेमिना, इसके स्टेचर और इसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस सब कुछ बहुत हाई है। यान सुयुन अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है जिस पर घोस्ट डीमन उस पर कई सारे पंचेस से अटैक करता है जिन्हें अब तक सुयुन डॉज करते जा रहा था, पर अब घोस्ट डीमन सच में पागल हो चुका था। वो बिना रुके हमले किए जा रहा था। अटैक करते हुए वो कहता है भागना बंद करो, इधर आओ। वहीं सुयुन सोचता है मैं श्योर हूँ कि इसकी वजह से इसका प्राइड हर्ट हो रहा है क्योंकि ये एक बच्चे को नहीं मार पा रहा जबकि इसका सबॉर्डिनेट अभी भी इसे देख रहा है, और क्योंकि अब मेरे पास कोई स्वॉर्ड नहीं है तो अब बस एक ही फॉर्म बचती है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और वो फॉर्म है असुरा। पर इसके लिए जितनी एनर्जी लगेगी उतनी मेरे पास है नहीं, मेरी इनर एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इसका मतलब बहुत ही मुश्किल से मेरे पास कुछ फॉर्म्स बची हैं जिनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इसीलिए डिफेंड करने की बजाय मुझे हर एक अटैक को डॉज ही करना होगा। भले ही घोस्ट डेमन की फॉर्म्स कितनी भी पावरफुल हो, बट अगर वो मुझे हिट ही नहीं कर पाएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है और इन फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए उसका स्टेमिना भी काफी खर्च होगा। तो मुझे बस इसी बात का ध्यान रखना है कि वो मुझ पर एक भी क्रिटिकल हिट ना कर पाए। वही वो कैप्टन जो कि ये सब काफी दूर से देख रहा होता है वो सोचता है ये काफी अचंभव करने वाली बात है कि एक ऐसा बच्चा जो कि अभी अपने 20s में भी नहीं है वो हिडन डेमन केव के एक एल्डर के साथ लड़ रहा है और दूसरी तरफ वो एल्डर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो इसीलिए एज अ कैप्टन ऑफ गुइलिंग ब्रिगेड मुझे घोस्ट डेमन को रोकना होगा कि वो बरसक न करे। हो सकता है एल्डर्स का ऑर्डर ना मानने की वजह से मुझे सजा मिले, पर मुझे ये करना ही होगा। इसके साथ ही वो कैप्टन यानी कि त्यान हाओ सुयुन पर उसके पीछे से हमला करता है जिसकी वजह से सुयुन को एक फैटल इंजरी होती है। घोस्ट डेमन कहता है हाओ मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बीच में मत आना। वही हाओ कहता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और अपने हाइड आउट में पहुंचना होगा, हमें
हमें काफी देर हो चुकी है माय लॉर्ड। आपको इस वक्त ब्लू सिटी सेक्ट को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर वो ताओइस्ट मॉन्क मारा जा चुका है और सेक्ट वाले उसे कांटेक्ट नहीं कर पाए तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। घोस्ट डेमन कहता है अपना ये घटिया सा मूव बंद करो, कुछ भी हो जाए मैं उस बच्चे को मार के रहूंगा, मैं उसे टुकड़े टुकड़े में काट दूंगा, तुम बस यहाँ पर बैठ कर देखो मैं उसे कैसे सजा देता हूँ। बट तभी हाओ को कुछ महसूस होता है और अगले ही मोमेंट वहाँ पर एंट्री होती है योजेन की, जो आते ही सीधे हाओ को जमीन पर पटकते हुए उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। वहीं घोस्ट डेमन पूछता है तो तुम कौन हो? दूसरी तरफ यांग सुयुन कहता है आने में आपको काफी समय लग गया मास्टर, जिस पर योजेन कहता है माफ करना बच्चे, मुझे इतना तो कहना होगा कि तुमने यहाँ पर काफी मेहनत की। सुयुन कहता है मैं बस मौत के 1-2 सेकंड से दूर था और मुझे काफी खुशी होगी अगर आप मुझे किसी फिजिशियन के पास लेकर चले और यहाँ का मामला खुद संभाले। योजेन कहता है जैसा तुम कहो। वहीं घोस्ट डेमन सोचता है आखिरकार ये कमीना है कौन, पता नहीं क्यों मैं अपनी उंगलियां तक नहीं मूव कर पा रहा हूँ, क्या मुझे पसीना हो रहा है? 1 मिनट, कहीं मैं डर की वजह से पैरालाइज तो नहीं हो गया? आखिर कोई इतना ताकतवर हो कैसे सकता है? कहीं ये विल फॉर्म्ड इनहैंस्ड एनर्जी तो नहीं है? इधर योजेन कहता है तुम जरूर उन डेमोनिक सेक्ट मेंबर्स के लीडर हो ना? वहीं घोस्ट डेमन सोचता है ये एक एब्सोल्यूट मास्टर है जिसे मैं कभी नहीं हरा सकता, कहीं ये 10 हेवनली एम्परर्स में से एक तो नहीं है? वो मॉन्स्टर जो इस वक्त सिसुआन में रह रहा है, पॉइजन किंग? नहीं, ये व्हाइट इलेक्ट्रिक करंट जो है उसे कभी भी वो पॉइजन मास्टर एमिट नहीं कर सकता। तो वो आखिर ये है कौन? वहीं योजेन कहता है मेरे बेटे को किडनैप करने के बाद तुम क्या करने वाले थे? घोस्ट डेमन कहता है तुम्हारा बेटा? क्या बात कर रहे हो तुम, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तुम हो कौन? और तभी सुयुन कहता है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना कि तुम्हें पछतावा होगा, मैंने कहा था कि तुमने जिसके बेटे को उठाया है वो कभी भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। घोस्ट डेमन कहता है अगर तुम अपने बेटे को वन पीस में पाना चाहते हो तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। जिस पर योजेन कहता है तुम्हारे लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यवश है कि वो डेमोनिक सेक्ट के मेंबर्स जिन्हें तुमने उन मॉन्क्स का पीछा करने के लिए भेजा था वो सब मेरे हाथों मारे जा चुके हैं, तो इसीलिए मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ मेरे बेटे को किडनैप करने के बाद तुम क्या करने वाले थे? जिस पर सुयुन कहता है मुझे पहले से ही पता है मास्टर, तो आप इंटरोगेशन मत कीजिए और प्लीज मुझे किसी फिजिशियन के पास जल्दी से लेकर चलिए। योजेन कहता है तुम सच में जानते हो? फिर तो मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं इसे जिंदा छोड़ूं। सुयुन कहता है बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आप इसकी हड्डियां तोड़ दें, इसके इनर कोर को डिस्ट्रॉय कर दें और इसे ब्लू सिटी सेट को सौंप दे तो मुझे उम्मीद है कि वो काफी खुश होंगे, या तो फिर आप चाहें तो आप इस कमीने को ऐसे ही उन्हें सौंप सकते हैं अपना बंदी बनाकर। योजेन कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके साथ ही वो हाओ को कुचल के मार डालता है जिसकी वजह से उसके पैरों में काफी खून लग जाता है। वही घोस्ट डेमन सोचता है ये बहुत गलत हुआ, मुझे यहाँ से निकलना होगा ताकि बाद में मैं इनसे बदला ले सकूं, पर मैं कितना भी सोच रहा हूँ मेरे दिमाग में यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और तभी उसकी नजर पड़ती है सुयुन पर, जहाँ वो सुयुन पर हमला करता है और उसे होस्टेज बनाने की कोशिश करता है, जिस पर सुयुन उसे बताता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने एक एब्सोल्यूट मास्टर को अपनी पीठ दिखा दी, तुम्हें लगता है कि वो इस मौके को जाने देंगे? और तभी योजेन घोस्ट डेमन का सर पकड़ता है और उसे वहीं जमीन पर पटक देता है, जिसे देखकर सुयुन सिर्फ मुस्कुराए जा रहा होता है। और तभी वहाँ पर होती है एक लाइटनिंग की स्ट्राइक, जिसके बाद चारों तरफ खून के छींटे उड़ जाते हैं और बस एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। सो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस ला सकूं। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एम रखते हैं 6000 लाइक्स का, होप कि तुम लोग 2 दिन में ये कंप्लीट करवा दोगे। एंड कमेंट्स जितना ज्यादा कर सकते हो उतना कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए arigato